Good evening, sir. This call is now being Good recorded. evening, sir. Good evening. So, आज का टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमने लैक ओपरॉन कंप्लीट कर लिया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी है एक्चुअली, बट हम पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दिया हुआ है ना, वो कोई इश्यू नहीं सर है। एक बार लैक को सॉरी, सर पर उनके केस फिर से बता दूं। क्या चीज बोलो, क्या पूछना है? सर जो आपने लास्ट क्लास में लास्ट में कराए थे ना 2 केस लैक पर उनके। ओके, वो तो लैक ओपरॉन ये था केस 1। जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा तो ये केस है। लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बैक्टीरिया नहीं बना रहा। तो वो एंजाइम्स क्यों नहीं बना रहा, उसका रीजन ये है। सो देयर इज अ रेगुलेटरी जीन लैक आई, आपने पढ़ा था। लैक आई से एक प्रोटीन बनता है जिसको हम रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं, और एक्चुअली ये प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बाइंड करता है। अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा तो जो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ट्रांसक्रिप्शन हमने 5 to 6 क्लास पहले पढ़ा था, तो जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करेगा वो आगे मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑपरेटर ब्लॉक है। अगर ये ब्लॉक है तो यहाँ से एंजाइम जंप करके तो जाएगा नहीं, वो तो रीड करते हुए जाता है। तो क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज आगे रीड नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ, कोई एंजाइम्स नहीं बने। तो जब लैक्टोज नहीं होगा तो ये वाला केस होगा। अब अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, जैसे जैकब एंड मोनार्ड ने ई कोलाई को लैक्टोज मीडियम में रखा, तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज का काम क्या है? लैक्टोज एक इंड्यूसर का काम करता है। लैक्टोज है तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, तो एंजाइम्स कैसे बनेंगे उसके लिए सेकंड केस है कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये लैक्टोज एक्चुअली रिप्रेसर प्रोटीन तो बनी रही होगी, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ ये बाइंड करके इनको इनएक्टिव कर देता है। अगर रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो गया तो ऑपरेटर फ्री हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड करके आगे रीड करेगा, एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे। इन एंजाइम्स की नहीं जरूरत थी बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया ने एंजाइम्स बना लिए। जब जरूरत नहीं थी तो एंजाइम्स नहीं बनाए। इस तरीके से लैक ओपरॉन के दोनों केस हैं, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट एंड व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम। तो एक केस में मतलब नॉर्मली बैक्टीरिया में लैक्टोज का जो है सिस्टम वो बंद रहता है, नॉर्मली ऑफ रहता है। जब इंड्यूसर होगा, जब लैक्टोज शुगर अवेलेबल होगी, देन इसको ऑन किया जाएगा। इसीलिए ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, क्योंकि इंड्यूस करना पड़ता है कि एंजाइम्स बनाओ, क्योंकि अब उसकी जरूरत है ना। और क्योंकि नॉर्मली ऑफ था इसलिए इसको नेगेटिव कंट्रोल बोला गया। लैक ओपेरॉन एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है और नेगेटिव कंट्रोल के एग्जाम्पल में आता है। बस ये है। और कुछ? सर हाँ बोलो। सर आपने जो इंड्यूसिबल जीन लिखाया है वो इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिक पाथवे, और जो रिप्रेसिबल जीन है वो इन्वॉल्व इन हाँ, एनाबॉलिक ये पाथवे। इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, तो ओपेरॉन भी तो सेट ऑफ जीन ही तो है। ओपेरॉन की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन। तो अगर आप उसको रेगुलेटरी जीन्स हैं उनका सेट ओपेरॉन कहलाता है, तो उन जीन्स को आप इंड्यूसिबल जीन्स भी बोल सकते हो। या ओपेरॉन है तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहलाए। सर बोलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैटाबॉलिक पाथवे में इंड्यूसिबल जीन क्यों आती हैं और एनाबॉलिक पाथवे में रिप्रेसिबल जीन क्यों आती है, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो कैटाबोलिक पाथवे तो है, लैक्टोज अगर यूटिलाइज हो रहे हैं, लैक्टोज के मॉलिक्यूल को यूज करना है, तो आप
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स पे जाओगे तो कैटाबोलिज्म ही तो कहलाता है। लैक्टोज का यूटिलाइजेशन या अच्छा सर, हमारी मतलब बॉडी में स्टार्च का यूटिलाइजेशन या प्रोटीन का यूटिलाइजेशन, अगर यूटिलाइजेशन में कुछ चाहिए, किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके सिंपल बनाना चाहते हैं, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर सर्टेन एंजाइम्स, तो एंजाइम्स कैटाबोलिक एंजाइम्स होंगे क्योंकि प्रोसेस कैटाबोलिक हो गया। इसी तरीके से जब दूसरा आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एनाबोलिक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल आप अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करेंगे एंड देन अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनाएंगे। तो अगर अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में कोई एंजाइम यूज हो रहा है तो क्योंकि वो सिंथेटिक एंजाइम है इसलिए वो एनाबोलिक एंजाइम्स हो जाएंगे, एनाबोलिक पाथवे बन जाएगा। सर जैसे कि अगर ग्लाइकोलाइसिस हमारी सेल के अंदर होती है और उसमें जो एंजाइम चाहिए तो वो तो सर कंटिन्यूअस चाहिए होंगे। हाँ, बट पाथवे तो कैटाबोलिक ही रहेगा। सर ग्लाइकोलाइसिस में एक कैटाबोलिक पाथवे है ना। हाँ हाँ, ग्लाइकोलिसिस कैटाबोलिक है, ठीक है। तो सर उसमें जो जीन इन्वॉल्व हो रही है वो फिर रिप्रेसिबल कैसे हुई? रिप्रेसिबल कहाँ हुई? कैटाबोलिक है तो इंड्यूसिबल हुआ ना। रिप्रेसिबल ग्लाइकोलिसिस में कहाँ लिखा है आपने? सर मतलब मैंने आप लिखाया जो क्या कुछ? रिप्रेसिबल जीन आपने वही तो कहा है जो नॉर्मली ऑन रहती है। सर मतलब रिप्रेसिबल जीन हमेशा ऑन रहती है नॉर्मली, तो और ग्लाइकोलाइसिस के लिए भी तो जीन जो नॉर्मली होंगी ऑन वो हमेशा रहती है ऑन और रहेंगी क्योंकि हमेशा ये ऑन तो एक रहती है, तो कंटिन्यूस अलग अलग प्रोसेस। चीजें हैं ना। या तो हमेशा ऑन रहती हैं या नॉर्मली ऑन। नॉर्मली ऑन रहती हैं तो इसका मतलब कभी ऑफ भी रहती होंगी, और आपने बोला हमेशा ऑन रहती हैं तो इसका मतलब वो कभी ऑफ नहीं रहती होंगी। दो अलग अलग चीजें हैं। आप जो एग्जाम्पल नो ले रहे सर, हैं, नॉर्मली 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 ठीक है, नॉर्मली ऑन रहती हैं। आप मेरी सुनिए, आप पहले, आप जो ग्लाइकोलिसिस का एग्जाम्पल ले रहे हो वो तो हमने पहले ही अलग कर दिया, उसको तो रेगुलेशन में लाए नहीं ना आप। यहीं से तो शुरुआत की थी कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनके लिए रेगुलेशन वर्क ही नहीं करता, वो तो हमेशा ऑन रहते हैं। यहीं से तो पूरा पार्ट आपने स्टार्ट किया था। अच्छा सर, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो वो जीन लेके आइए जो नॉर्मली ऑन या नॉर्मली ऑफ होती होंगी। जो हमेशा ऑन है लाइक ग्लाइकोलिसिस, तो उसके लिए तो ये पूरा टॉपिक वर्क ही नहीं करता, उनका कोई रेगुलेशन ही नहीं होता, है ना। वहां वहां ये ओके चीज नहीं सर। आएगी कि हाँ, उनको रेगुलेशन कैसे में उनका रेगुलेशन कैसे करोगे, तो वहां ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि ये आज ही पूरा हो जाए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कम से कम। तो इसलिए फिर अगर कोई डाउट है तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई हो तो बताओ मुझे फटाफट। नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। हम पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लेंगे, है ना। दोनों टॉपिक अलग अलग हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं है कि पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना है। सो टुडे टॉपिक इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? सिर्फ एक टेक्निक है, जैसे बहुत सारी बायोमेडिकल टेक्निक्स होती हैं, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, है ना, अल्ट्रासाउंड, डॉपलर्स, अलग अलग बायोमेडिकल टेक्निक्स कहलाती हैं मेडिकल साइंस में। इन टेक्निक्स को यूज करते हैं, कैरियोटाइपिंग हो गया, एमिनोसेंटेसिस हो गया। इसी तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी एक टेक्निक है। न्यूज वगैरह देखते होंगे तो बहुत कॉमन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा लेते हैं, तो उससे बेसिकली दो जगह यूज कर लेते हैं, या तो फॉरेंसिक साइंस में, लाइक कोई क्रिमिनल केस है, मर्डर है या रेप केस है, तो उसमें यूज किया जा सकता है। या फिर जो पैटर्नल मैटरनल डिस्प्यूट्स होते हैं, ये बेबी या बॉय या गर्ल जो भी है, वो उसके बायोलॉजिकल फादर या मदर कौन है, इस चीज को पता करने में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा डीएनए फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं, एक केस को छोड़ के, एंड दैट केस इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अगर दो लोग ऐसे हैं जो एक ही जाइगोट से बने, तो क्योंकि जाइगोट का क्रोमोसोम नंबर तो जो है वही दोनों में जाएगा, दोनों का डीएनए भी एक ही जैसा होगा, तो उन दोनों के डीएनए फिंगरप्रिंट एग्जैक्टली 100% सेम होंगे।
तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के बाकी किसी भी दो इंडिविजुअल के डीएनए फिंगरप्रिंट्स 100% सेम नहीं हो सकते। दे आर यूनिक टू एनी इंडिविजुअल, है ना, सब के लिए अलग अलग होते हैं। तो इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए टाइपिंग, कहीं लिखा हुआ है डीएनए प्रोफाइलिंग लिखा हुआ है, एक ही बात है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग, कुछ भी लिख दीजिए। डीएनए की प्रोफाइल बना रहे हैं या डीएनए को टाइप कर रहे हैं तो उसको आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ला सकते हैं। सबसे पहले इनकी डिस्कवरी किसने की वो तो आपको याद ही करना है, एल्क जेफरी इसको इन्वेंट किया था। दिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय ALEC, एल्क जेफरी, JEFFREY at Leicester University, LEICESTER। यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके के एक प्रोफेसर थे एल्क जेफरी जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इन्वेंट किया था। क्लियर। इंडिया में इसको कौन लेके आए? इंडिया में दो पर्सन हैं जो इसको लेके आए इन इंडिया। सर बोलो। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है बहुत ज्यादा। हम आप एक बार कैमरा फोकस होकर चेक कर लीजिए प्लीज। नो सर, सर ब्लर है। सर बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ठीक लग रहा है, बाकी आप देख लो। ये सर क्लियर है सर। ठीक है। पायनियर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वेंट तो एल्क जेफरी ने की हुई है। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में कोई और इन्वेंट करेगा। बस इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को लेके कौन आया, पहली बार इंडिया में किसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे दो नाम है, प्रोफेसर VK कश्यप एंड डॉक्टर लालजी शाह। ये कहाँ काम करते थे इंडिया में? एट सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCMB कहलाता है, हैदराबाद। CCMB की फुल फॉर्म भी नीट में पूछा गया है, तो सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद। और कभी भी इंडिया में पूछा जाए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर इंडिया में कौन है, तो लालजी शाह, नीचे वाला नाम लिखिएगा। हालांकि दोनों लोग इंट्रोड्यूस किया था, दोनों लोगों ने इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अर्ली 90s के टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये तो आपको सिर्फ याद ही करना है क्योंकि इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। अब आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, किस चीज पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस है, वो देखना है। प्रिंसिपल हम हालांकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लास्ट में पढ़ेंगे। अगर आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये लाइन लिखी गई है कि अगर आप किसी भी दो इंडिविजुअल के डीएनए को देखें, मान लीजिए मेरा डीएनए और मेरी सिस्टर का डीएनए या मेरा डीएनए या आप में से किसी का डीएनए अगर मैच किया जाता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हमेशा एक्सेप्शन में रहेंगे, तो कोई भी वो बात बीच में मत लाइएगा। आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस का तो 100% एग्जैक्टली 100% सेम होगा, तो वो तो एक्सेप्शन केस हो गया। इसके बाद किसी भी दो इंडिविजुअल का डीएनए अगर आप चेक करेंगे तो वो 0.1% डिफरेंस को शो करता है। मतलब मेरा डीएनए और आपके डीएनए में केवल 0.1% का डिफरेंस होगा। ऑलरेडी कैलकुलेटिव इंफॉर्मेशन है, आपको याद करनी है, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो डेटाबेस हैं। डेटा ऑलरेडी रिसर्च साइंटिस्ट ऑलरेडी कंक्लूड करके प्रिंट कर चुके हैं, तो आपको बस वो डेटा लर्न करना है ना। तो तब कोई ऐसा क्वेश्चन कि सर 0.1% ही क्यों डिफर करता है, ये तो ऑब्जर्वेशन है। अलग अलग लोगों के डीएनए देखे गए और फिर ये देखा गया कि 0.1% डीएनए डिफरेंस होता है, 99.9% डीएनए सबका एक जैसा होता है। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि ह्यूमन जीनोम के अंदर जो बेस है वो कितने आएंगे, तो आपने लिखा था अप्रोक्सीमेट 3 बिलियन है, जहां से ये पार्ट शुरू हुआ था, जहां से डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया था।
वहां था कि ह्यूमन का हैप्लॉइड कंटेंट अगर आप लेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर कितना था डबल स्टैंडर्ड डीएनए के हिसाब से, अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन। अगर आप 3 बिलियन का 0.1% निकालेंगे तो कितना होगा, 3 मिलियन। इसका मतलब मेरा डीएनए और आपका डीएनए कितने बेस पेयर से डिफर कर रहा है, या तो 0.1% बोल दीजिए या नंबर में बोलना होगा तो 3 मिलियन आएगा। 3 बिलियन का 0.1% 3 मिलियन बनेगा। तो पहली लाइन यही हमारी है कि दो लोगों का डीएनए डिफर क्यों कर रहा है और कितना कर रहा है। तो डिफरेंस ये आएगा, है ना, बाय देयर डिफरेंस अबाउट 0.1%। 0.1% को अगर आप नंबर में लिखेंगे तो सर आप अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस कर 3 दीजिए। मिलियन बेस पेयर है ये, 3 मिलियन बेस पेयर। और टोटल कितने होते हैं अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आउट ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर। ये आप पहले भी लिख चुके हैं। प्रोवाइड इंडिविजुअलिटी टू ईच ह्यूमन बीइंग। हम सबको इंडिविजुअल बनाने का काम, हम सबको एक जेनेटिक आइडेंटिटी देने का काम केवल किसका है, इन 0.1% का है। और 0.1% अगर 3 बिलियन का निकालेंगे तो 3 मिलियन आ जाएगा। तो पहली चीज ये आई। अब ये जो डिफरेंसेस हैं, मतलब जो ये बेस पेयर जो डिफरेंस शो कर रहे हैं 0.1%, ये हमें मिलेंगे कहाँ पे, है ना। अगर हमारे डीएनए में से निकाला जाए तो ये हमें कहाँ दिखाई देंगे। अब पहले इसको समझ लीजिए, अलग अलग लेवल पे हैं। अगर इसको आप मॉलिक्यूलर लेवल पे, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी आपको ये लाइन बोली थी कि जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से पढ़ते हैं तो सेल बायोलॉजी के टर्म नहीं आ सकते, और अगर आप सेल को पढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टर्म नहीं आ सकते। हम ये सिर्फ मानते हैं कि जहां पे सेल है वहां पे मॉलिक्यूल्स भी होंगे, है ना। जैसे अगर न्यूक्लियस के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर आप डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल सेल में ढूंढोगे तो कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सेल माइक्रोस्कोपिक है, डीएनए का स्ट्रक्चर नैनोमीटर में जाएगा, नैनोस्कोपिक जाएगा। और अगर आप सेल को स्टडी करोगे तो डीएनए नहीं दिखाई दे रहा, तो इसी तरीके से जब डीएनए को पढ़ते हो तो आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा, है ना। तो बस ये मानना है आपको कि जहां न्यूक्लियस में क्रोमैटिन है वहीं एक्चुअली मॉलिक्यूलर बेसिस के हिसाब से न्यूक्लिक एसिड या डीएनए होगा। तो हम अभी दोनों लाइन पढ़ने वाले हैं कि अगर हम इस 0.1% डिफरेंसेस वाले बेस पेयर को हमारे जीनोम में ढूंढें तो हमें ये मिलते कहाँ पे, ये हमारे इंट्रॉन्स के अंदर हैं। वी आर यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के अंदर एक्सॉन इंट्रॉन्स होते हैं। आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, स्प्लिट जीन पढ़ाया था आपको, जिसको स्प्लाइसिंग के बाद हमने अलग कर दिया था इंट्रॉन को काट के। तो जो हमारा इंट्रॉन वाला डीएनए है उसके अंदर ये बेस पेयर होते हैं। इसीलिए तो फर्क नहीं पड़ता, हम सबकी बॉडी में जो प्रोटीन्स है वो एक जैसी बनती है। मेरा पेप्सिन एंजाइम आपकी बॉडी के पेप्सिन एंजाइम का एग्जैक्टली कॉपी होगा। मेरे बॉडी में जो हार्मोन बन रहे हैं वो आपकी बॉडी में भी बन रहे हैं और उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हमारे फंक्शनैलिटी के लिए जो भी कुछ चाहिए, क्योंकि वो तो बनता है एक्सॉन से, और एक्सॉन तो सबके एक जैसे हैं, जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में जाएगा, इंट्रॉन में, और इंट्रॉन को काट के अलग कर देते हैं। तो इसीलिए किसी की बॉडी में मेटाबॉलिक पाथवे के हिसाब से देखोगे तो कोई भी एंजाइम या प्रोटीन्स डिफरेंस शो नहीं करेंगे, वो सबके एक जैसे बनेंगे। डिफरेंस केवल किस में आएगा, बस वो डीएनए में आएगा, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक उसका कोई चेंज आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जो होता है वो एक्सॉन से होता है। इंट्रॉन को काट के हटा दिया था ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग। सो ये हमें मॉलिक्यूलर बेसिस के हिसाब से कहाँ मिलेंगे, जहां जहां पे इंट्रॉन्स आ रहे हैं, है ना। इंट्रॉन इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस हैं, जीन में बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। इंट्रॉन ऑलरेडी वर्ड आपने पढ़ा हुआ है। अगर आप इन्हीं इंट्रॉन्स को सेल में ढूंढना चाहो तो सेल में कहाँ दिखाई देंगे। अगर आप सेल के टर्म लेके आओगे तो आपने न्यूक्लियस को स्टेन करने पे वर्ड पढ़े होंगे, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। ये सेल में पढ़ाया गया होगा मे बी आपको। तो जो हेट्रोक्रोमैटिक एरिया होता है जो पार्टिसिपेट नहीं करता, या वाई क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमैटिक होता है। किसी क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है, जो सैटेलाइट या टीलोमियर होता है, ये सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे इंट्रॉनिक डीएनए होता है।
इस डीएनए से हमारी बॉडी में जो फिनोमिना हो रहे हैं उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमें हमारी आइडेंटिटी देता है, ये हमें हमारी इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करता है। तो सेल के हिसाब से ये दिखाई देगा हेट्रोक्रोमेटिक वाले एरिया में, और अगर आप इसको मॉलिक्यूलर बेसिस के हिसाब से पढ़ोगे तो ये इंट्रॉन के अंदर आएगा, है ना। तो जो 0.1% डिफरेंस वाला है वो कहाँ मिलेगा, ये बात हो गई। अब मान लीजिए किसी का डीएनए आपने ले लिया, सेल से एक डीएनए निकाल लिया, अब आपसे कहा जाए कि इसको इंट्रॉन को अलग करो, तो अलग कैसे करोगे? उसके लिए फिर एक टेक्निक है जिससे हम बल्क डीएनए, मतलब जो मेजर डीएनए है जो कॉमन है 99.9%, उस डीएनए से ये 0.1% डीएनए अलग करते हैं। अलग करने के लिए जो टेक्निक है वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाती है। और अलग करने के बाद एक ग्राफ आएगा, उस ग्राफ को हम पढ़ेंगे, है ना, 1 बाय 1 पढ़ के। सबसे पहले कि हमें जो इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा इंट्रॉन में। इंट्रॉन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, इंट्रॉन को इंटरवेनिंग सीक्वेंस कहते हैं। सर यूक्रोमेटिन पार्ट सबका बिल्कुल सेम होता है? यूकैरियोटिक पार्ट 100%। बिल्कुल सर same होता है। यूक्रोमेटिन, हाँ, यूक्रोमेटिन एक्चुअली सबका सेम होता है, तो उसमें मतलब ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर मेल फीमेल का डिफरेंस जो है तो वो अलग अलग आएगा। लाइक कि मेल के अंदर कोई हार्मोन अलग है, फीमेल में उसकी जगह पे कोई और हार्मोन है, तो डेफिनेटली उतना डिफरेंस आएगा, बट अदरवाइज सबका सेम है। सर फंक्शन भी तो सिर्फ यूक्रोमेटिन ही करता है? हाँ, फंक्शन भी यूक्रोमेटिन करता है। तो सर वेरिएशन वगैरह कैसे आते हैं फिर सर, मतलब वेरिएशन जो आएंगे कोई वो तो difference नहीं? की वजह से आए, वो तो जीन मेरी बॉडी में उतने ही है जितने मेरे पेरेंट्स में थे या जितने मेरी आने वाली जनरेशन में आएंगे, केवल उनकी रीशफलिंग होगी, वो आगे पीछे होंगे, और आगे पीछे होने से वेरिएशन आते हैं। क्रॉसिंग ओवर में यहाँ का हिस्सा यहाँ चला गया, यहाँ का यहाँ चला गया, इतने से ही वेरिएशन आ जाता है। वो वेरिएशन है ही, मैं अपने मदर फादर से डिफरेंस शो करता हूँ, और मेरा बेटा मेरे और मेरे वाइफ के डिफरेंस को शो करेगा, आप अपने फादर मदर से डिफरेंस को शो करेंगे। तो वो डिफरेंसेस तो एक्चुअली अलाउएबल हैं, नेचर के हिसाब से वो वेरिएशन है, लेकिन एबनॉर्मेलिटी नहीं है। अगर वेरिएशन एबनॉर्मेलिटी बन जाएगा तो जैसा आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था सिंड्रोम वगैरह जो पढ़े थे पिछले चैप्टर में, तो वो होगा, और वो तो लीथल होते हैं, या फिर वो इनफर्टाइल बनाते हैं पॉपुलेशन को, आगे ट्रांसफर नहीं हो पाते, वो एक अलग केस है। सो इंटरवेनिंग ओके सर। इंट्रॉन आपको पढ़ाए थे मैंने। इंट्रॉन क्या थे, ये स्मॉल होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं, आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, क्लियर। ये अब ये आपको कहा इंट्रॉन तो आप जानते ही हैं, इस चैप्टर में आपने इंट्रॉन एक्सॉन पढ़ा ही हुआ है। सेल लेवल पे अगर आप इनको देखोगे तो आपको ये कहाँ दिखाई देगा, वो आप लिख सकते हैं, है ना, एट सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पे आपको ये कहाँ मिलेंगे, दीज आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम में। सेंट्रोमियर आपने पार्ट पढ़ा होगा, क्रोमोसोम का जो सेंटर होता है वो। टीलोमियर पढ़ा होगा। वाई क्रोमोसोम पूरा हेट्रोक्रोमैटिक होता है, और न्यूक्लियस के हिसाब से आप जो वर्ड यूज करते हैं वो तो हेट्रोक्रोमैटिन है ही। ये कहा चाहिए, तो सेलुलर लेवल पे तो ये, और मॉलिक्यूलर लेवल पे ये, है ना। इंट्रॉन और सेलुलर लेवल पे ये कहाँ दिखाई देंगे हमें, बताओ, अगर हम सेंट्रोमियर को माइक्रोस्कोप से बड़ा करते जाएं, और बड़ा करते करते मैं सेंट्रोमियर में से डीएनए निकाल के देखूं, तो वो डीएनए होगा जो इंट्रॉन का बना होगा। वो वहां पे कोई एक्सॉन वाला नहीं हिस्सा आएगा, है ना, वो कभी एक्सप्रेस नहीं होगा हमारी बॉडी में। ऐसे टीलोमियर को इलाबोरेट करके देखो। एक्सक्यूज मी Yes. सर, सर जो इंट्रॉन होता है वो डीएनए जो है प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का, उन दोनों में ही प्रेजेंट नहीं होता नहीं, है? ऐसे क्वेश्चन मत पूछो मुझसे, ये तो अब मुझे आपको पूछना चाहिए, और सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। एक्सॉन इंट्रॉन तो केवल यूकैरियोट में है ना, तो प्रोकैरियोट की तो कोई बात ही नहीं आएगी। एक्सॉन सर इंट्रॉन, मतलब वो आरएनए में था ना? हाँ, एक्सॉन इंट्रॉन जिस भी आरएनए में पढ़ा आपने, आरएनए है तो उससे ऊपर तो जीन ही होगा ना। तो एक्सॉन इंट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट तो आपको केवल यूकैरियोट्स में तो पढ़ाया था, प्रोकैरियोट में कहाँ था।
प्रोकैरियोट में कहीं नहीं है, दिखाऊं? पता नहीं, मेरे पास है भी है, आज नहीं है, नहीं है। आप सर ये देखिएगा। जो इंट्रॉन है सर, ये बोलो बोलो। सर ये आरएनए और डीएनए दोनों में ही है? हाँ, इंट्रॉन सीक्वेंस जब आप लोगे तो इंट्रॉनिक सीक्वेंस का मतलब है नॉन कोडिंग, और नॉन कोडिंग वर्ड आप जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड नहीं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस मतलब एक बेस का सीक्वेंस है जो कोड नहीं हो रहा। तो जो एमआरएनए में है वो इंट्रॉन एक्सॉन तो जीन के पार्ट थे ना। एक मिनट रुको, ऐसे तो बहुत टाइम लगाओगे आप लोग। देखो ये जो फिगर है ये ट्रांसक्रिप्शन का है, आपके पास आपके नोट्स होंगे अगर आपने बनाए हैं तो। ये हम जीन पढ़ा था हमने ट्रांसक्रिप्शन में, इसको सिस्ट्रॉन पढ़ा था, ठीक है। यूकैरियोट्स में आपने लिखा था एक ही सिस्ट्रॉन होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक, और यूकैरियोट का जीन स्प्लिट जीन कहलाता है, हैविंग एक्सॉन एंड इंट्रॉन। तो इंट्रॉन और एक्सॉन कहाँ हुए? जीन में हुए, डीएनए में। फिर आपको ये फिगर बना के भी दिखाया था कि अगर ये रेड वाला स्ट्रैंड एक टेम्पलेट डीएनए है और ये एक ही जीन है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें कुछ पोर्शन कोडिंग है जो आगे जाएगा ट्रांसलेशन में, कुछ नॉन कोडिंग है जो आगे नहीं जाएगा। तो ई आई ये लिखा था, ई फॉर एक्सॉन, आई फॉर इंट्रॉन, इंट्रॉन इंटरवेनिंग सीक्वेंस है, डू नॉट अपीयर इन मैच्योर एमआरएनए। तो अगर आप इसे डीएनए या जीन का मान रहे हो तो एक्सॉन इंट्रॉन आएंगे। एमआरएनए पूरा बनेगा, बिकॉज एमआरएनए बनने की कंडीशन ये थी कि आरएनए पॉलीमरेज तो प्रमोटर पे बाइंड करेगा और टर्मिनेटर पे जाके खत्म करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक्सॉन कॉपी हो, इंट्रॉन छोड़ दे, फिर एक्सॉन कॉपी हो, इंट्रॉन छोड़ दे। ये पॉसिबिलिटी थी नहीं, क्योंकि शुरू यहाँ से होगा, खत्म यहाँ पे होगा। तो इसलिए इंट्रॉन एक्सॉन दोनों को कॉपी करके एमआरएनए तो बनाया गया, लेकिन हमने एमआरएनए को काट दिया था, आरएनए स्प्लाइसिंग की थी, और एमआरएनए को काट के हमने इंट्रॉन रिमूव कर दिया, केवल एक्सॉन को जोड़ के आगे ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस में ले गए। तो एक्सॉन इंट्रॉन तो बेसिकली जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो डीएनए के हैं, जीन के वर्ड हैं, सिस्ट्रॉन के साथ थे वो। हाँ, इंट्रॉन भी एमआरएनए में जाएगा, एक्सॉन भी जाएगा, लेकिन एमआरएनए की प्रोसेसिंग कर देते हैं ना हम बाद में। प्रोसेसिंग जब आप कर दोगे तो अपने आप काट के अलग कर दिया जाएगा। प्रोसेसिंग का याद है ना? यस सर। तो एक्सॉन इंट्रॉन ऑब्वियस है कि जीन के टर्म है, डीएनए के अंदर टर्म है। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है। बहुत बड़ा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसलिए इसको एक एक लाइन को समझने में आपको टाइम लग सकता है। ये क्लियर है? ये मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये सेलुलर लेवल पे हो गया। अब इसके आगे की लाइन क्या है? अगर हम इस डीएनए को, क्योंकि नॉन कोडिंग में आपको ये सीक्वेंस मिलेगा, एक मान लीजिए एक बेस सीक्वेंस है, ATGC से मिलके ये पूरा इंट्रॉनिक सीक्वेंस आ गया, ठीक। अगर इसको आप स्टडी करो तो यहाँ पे जो बेस है उनका रिपीटिशन होता है, लाइक ATT, तो बार बार ही आएगा, ATT 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 लाइक दिस, या CCG 3 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 50 का हो, जो भी एक टुकड़ा है वो टुकड़ा बार बार आएगा। तो इंट्रॉन वाले डीएनए को हम क्या बोलेंगे? रेपिटेटिव डीएनए बोलेंगे। अब इंट्रॉन भी सेम है, इंट्रॉन जीन का वर्ड है। अगर हम इसको स्टडी करें कि इसका बेस सीक्वेंस क्या है, तो इसका बेस सीक्वेंस में जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो बार बार आते हैं, वो रिपीट होते हैं सेवरल थाउजेंड टाइम्स, कई हजार बार ये रिपीट होंगे। तो क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? रेपिटेटिव डीएनए बोलेंगे। मतलब इंट्रॉन का जो सीक्वेंस है वो क्या कहलाएगा? रेपिटेटिव सीक्वेंस। या इंट्रॉन का डीएनए है तो रेपिटेटिव डीएनए, इंट्रॉन अगर जीन का पार्ट है तो रेपिटेटिव जीन। रेपिटेटिव वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि जो नंबर ऑफ बेस है वो बार बार आ रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ बेस का मतलब है कि एक छोटा सा सीक्वेंस होगा, कि मान लीजिए मैंने जैसे बोला कि ATGC तो 4 ही बेस होते हैं पूरे डीएनए में, 5वां तो कोई आएगा नहीं। अब इसका एक सीक्वेंस बना लीजिए आप रैंडम, लाइक ATATA, 5 का मैंने बना लिया। अब ATATA, फिर उसके बाद दोबारा से ATATA, फिर दोबारा से ATATA, फिर दोबारा से ATATA, ऐसे करके ये कई हजार या 100 टाइम्स आएगा। तो इस डीएनए को आप क्या बोलोगे? रेपिटेटिव डीएनए बोलोगे। चीज एक ही है, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए। ये नॉन कोडिंग है इसलिए इंट्रॉन है। सेल में तो इंट्रॉन दिखाई नहीं देगा, तो सेल में आपको ये पार्ट दिखाई देंगे। अगर इस इंट्रॉन को स्टडी करोगे आप, इसका बेस सीक्वेंस देखोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ बेस सीक्वेंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं,
तो इसी को आप क्या बोलोगे, रेपिटेटिव डीएनए बोलोगे, है ना। तो इंट्रॉन की ये प्रॉपर्टी है, पीछे एक लाइन लिख लीजिएगा, है ना। इंट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है कि इंट्रॉन्स आर विद सेम बेस सीक्वेंस रिपीटेड सेवरल टाइम्स या मैनी टाइम्स, कुछ भी लिख लीजिए, और बार बार रिपीट होंगे तो ब्लर है। अभी कर रहा हूं, इनका नाम क्या बनेगा, ये कहलाएंगे रेपिटेटिव डीएनए। ये लीजिए, तो इंट्रॉन की एक ये प्रॉपर्टी है कि उसमें बेस सीक्वेंस जो है वो रिपीट होगा मैनी टाइम्स, तो इसीलिए हम उसको नाम क्या दे रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेपिटेटिव। मैंने चैट बॉक्स अभी आपका देखा है, आपने उसमें भी पूछा था, और रवि ने लिखा है कि क्वेश्चन तो अच्छा है मगर आंसर नहीं मालूम। आंसर आप सबको मालूम होना चाहिए, और कम से कम तब तो बिल्कुल मालूम होना चाहिए जब मैंने ही आपको पढ़ाई। हाँ सर पता तो था लेकिन टाइप करने में टाइम जाता है इसमें बहुत। कोई इश्यू नहीं है, अभी तो ये एक एडवांटेज है कि ऑनलाइन में मैं आपसे फेस टू फेस तो हो नहीं रहा कि आपसे रुक रुक के मैं क्वेश्चंस पूछूं। अगर क्लासरूम होती तो या तो आप मुझसे पढ़ना छोड़ देते या मैं आपको पढ़ाना छोड़ देता, क्योंकि जो चीज मैंने पढ़ाई है फिर वो मेरा राइट है कि आपको पता होना चाहिए, और जो चीज मैंने नहीं पढ़ाई वो आपका राइट है कि आप मुझसे 10 बार पूछें और मैं 11वीं बार भी उसी पेशेंस से बताऊं जिस पेशेंस से आपको बताना चाहिए। तभी अच्छा लगता है, क्योंकि पढ़ाने के बाद भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर वो बार बार कब तक पढ़ोगे। ये 3 चीजें हो गई। इंट्रॉन मिल गया हमें, इंट्रॉन को स्टडी किया तो पता चला कि बेस सीक्वेंस बार बार आ रहा है, इसलिए वो रेपिटेटिव है। और इंट्रॉन को अगर सेल में देखेंगे तो सेंट्रोमियर, टीलोमियर, हेटेरोक्रोमेटिन, वाई क्रोमोसोम, इन सब जगह मिल जाएगा। अब बात आती है कि इस इंट्रॉन को हम अलग कैसे करेंगे, क्योंकि जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाएगी तो मान लीजिए मेरी बॉडी से ब्लड का सैंपल लिया गया, आरबीसी तो में न्यूक्लियस होता नहीं, डब्ल्यूबीसी से न्यूक्लियस निकाल लिया, न्यूक्लियस से मैंने डीएनए निकाल लिया। अब जब आप डीएनए को आइसोलेट करोगे तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि डीएनए में इंट्रॉन कहाँ दे, कट कैसे करोगे, इंट्रॉन को अलग अलग कैसे करोगे। तो बल्क डीएनए यानी 99.9% और इंट्रॉन यानी 0.1%। तो बल्क डीएनए से ये वाला डीएनए अलग करने के लिए एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के हिसाब से हम बल्क डीएनए को इंट्रॉनिक डीएनए से अलग करते हैं। एक एपरेटस आता है, आप डीएनए का सैंपल लोड करोगे, अपने आप वो जो है वो बल्क डीएनए से वो डीएनए अलग कर देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या है, क्योंकि हम समझने के हिसाब से बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये ह्यूमन का टोटल डीएनए है, इस टोटल डीएनए को अगर हम एक टेक्निक में ले जाएं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जब आप इस टेक्निक में ले जाओगे तो यहां से ये दोनों डीएनए अलग हो जाएंगे। एक बल्क डीएनए होगा जो 99.9% है, और जो इंट्रॉन अलग हुआ वो अलग कैसे होता है, लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ सा बन के आता है, क्योंकि आजकल सारी चीजें कंप्यूटराइज होती है। तो एक कंप्यूटराइज इमेज बन के आती है, ये इमेज इस तरीके से आएगी, रैंडम, लाइक दिस, एक ग्राफ सा बन के आया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप इनको देखोगे, ये जो पीक्स हैं ये मेजर पीक्स कहलाती हैं। ऊपर कर सर ऊपर कर दीजिए। है ना। और ये जो छोटी छोटी बनी हुई हैं ये सब माइनर पीक्स हैं। तो एक कंप्यूटराइज एपरेटस है जिससे हम ये सारा काम कर लेते हैं। तो मेजर पीक्स और माइनर पीक्स आपको दिखाई देंगी जब आप इस टेक्निक से एक ग्राफ लेके आओगे। तो
तो जहां जहां पे मेजर पीक्स आ रही हैं, ये पीक्स क्या शो करती हैं? ये बल्क डीएनए को शो करती हैं। ये वाला डीएनए बल्क डीएनए होगा। बल्क डीएनए का मतलब क्या है? विच फॉर्म्स मेजर पीक। जो माइनर पीक्स हैं, ये छोटी छोटी पीक्स बनी हुई हैं रैंडम, ये क्या कहलाती हैं? छोटी छोटी पीक्स को सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। इसको फिर हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब अगर सैटेलाइट को आप अगर स्पेस में देखो तो बहुत सारे, आप कह सकते हैं कि आपके पास अलग अलग जो है वो ग्रह भी है, उपग्रह भी है, बहुत सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो उसमें एक सैटेलाइट भी बेसिकली एक छोटा सा हिस्सा जैसा दिखाई देगा स्पेस में। तो ऐसे यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी पीक्स के अंदर बहुत छोटी छोटी पीक्स बन के आएंगी। तो जो छोटी छोटी पीक्स हैं, माइनर पीक्स, उनको हमने नाम क्या दे दिया? उस डीएनए को नाम दे दिया सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए वो है विच फॉर्म्स माइनर पीक्स। तो अब जैसे फिर नाम बदल गया, इंट्रॉन था, अब वही इंट्रॉनिक डीएनए, क्योंकि ग्राफ में माइनर पीक्स की फॉर्म में अपीयर हो रहा है और माइनर पीक्स को सैटेलाइट्स के जैसा नाम दिया गया, रिजेंबलेंस दिया गया। तो इसी इंट्रॉनिक डीएनए को अब हमने नाम क्या दे दिया? सैटेलाइट डीएनए का नाम दे दिया, है ना। पहले हमारे पास टोटल डीएनए था, उसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में ले गए। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में कुछ मेजर पीक्स आएंगी, कुछ माइनर पीक्स आएंगी। जो मेजर पीक्स हैं वो है बल्क डीएनए की, फिलहाल वो काम का है नहीं। जो माइनर पीक्स हैं वो इंट्रॉनिक डीएनए सीक्वेंसेस को कैरी करती हैं, उनको यहाँ पे नाम दिया जाता है सैटेलाइट डीएनए रादर देन इंट्रॉनिक डीएनए। यहाँ हम इसे क्या वर्ड बोल रहे हैं? सैटेलाइट डीएनए बोल रहे हैं। क्लियर? और इसी सैटेलाइट डीएनए के अंदर रिपीटिशन हो गई, जैसे आपने लिखा ही है कि इसमें बार बार चीजें आ रही हैं, बेस सीक्वेंस बार बार आ रहे हैं, तो ये रेपिटेटिव तो है ही। तो अब हम आगे का जो भी काम करेंगे वो सैटेलाइट डीएनए से करेंगे, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए इंट्रॉन को कैरी कर रहा है। अब हमें आगे क्या करना है? अगर आप इस सैटेलाइट, बोलो सर, जैसे सैटेलाइट डीएनए इंट्रॉन को कैरी कर रहा है तो बल्क डीएनए किसको कैरी करेगा? बल्क डीएनए तो मेजर है हमारा, जो 99.9% जो कॉमन है, सबका एक जैसा जो होता है। ओके सर। ये तो हमें यूज ही नहीं करना ना। सबसे पहली लाइन तो यही लिखी कि 0.1% हमें हमारी आइडेंटिटी देता है कि मैं आपसे अलग क्यों हूँ। बहुत सारे करेक्टर कॉमन हो सकते हैं बट डेफिनेटली जीन या डीएनए तो कॉमन नहीं होगा। तो दैट 0.1% हमें इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करता है। अब उसके नाम अलग अलग क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग पैरामीटर को स्टडी किया गया। पहली चीज ये कि क्योंकि वो इंट्रॉन के अंदर आ रहे हैं और रिपीटिशन को शो कर रहे हैं, इसलिए रेपिटेटिव डीएनए वर्ड आ गया। एक्सॉन इंट्रॉन आप जीन के पार्ट में पढ़ते ही हैं। अब जब उस डीएनए को मेन डीएनए से अलग किया गया तो सैटेलाइट की फॉर्म में अलग हुआ, तो इसलिए उसी डीएनए का नाम बदल के यहाँ अब रख दिया गया सैटेलाइट डीएनए। और अगर हम सेल में स्टडी करते तो वो हमें टीलोमियर, सेंट्रोमियर, हेट्रोक्रोमेटिन और वाई क्रोमोसोम पे मिलता। ये सारी बातें आपने पढ़ी। इसी सैटेलाइट डीएनए को आप जब स्टडी करोगे तो इसमें जो रिपीटिशन ऑफ बेसेस है, मैंने भी बताया कि कई सारे बेस सीक्वेंस जो होंगे वो बार बार आएंगे। तो रेपिटेटिव तो है, लेकिन जो रिपीट्स आएंगी वो टेंडम है। टेंडम का मतलब आपको पढ़ाया था मैंने पिछले चैप्टर में, आपको याद हो तो म्यूटेशन के टाइम पे आपको मैंने ट्रांसलोकेशन पढ़ाया था और उसमें एक एग्जाम्पल सा बनाया था कि सीडी जीन अगर डुप्लीकेट हो जाएगा तो सीडी 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 कई बार आ जाएगा उसी जगह पे, तो उसको टेंडम रिपीट्स का नाम दिया था, है ना। तो वही टेंडम रिपीट्स आपको सैटेलाइट डीएनए में मिलती है। यहाँ जो रिपीटिशन है वो ऐसा नहीं कि रिपीट थोड़ी थोड़ी दूर पे आएगा, एक ही जगह पे होगा, है ना। जो रिपीटिशन होगा वो एक ही जगह पे है और एक साथ आएगा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का स्टडी कर रहे हो तो यहाँ से मान लीजिए रिपीट होना शुरू हुआ तो 80 80 80 80 80 80 80 80 80 ऐसे ही आता जाएगा सेवरल टाइम्स। तो ये रेपिटेटिव डीएनए है, क्योंकि रिपीट्स एक ही जगह पे बार बार आ रही हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाएगा टेंडम रिपीट्स, है ना। तो मैं सैटेलाइट डीएनए को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस वाले को। इस डीएनए को आप अगर देखोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रेपिटेशन ऑफ बेसिस है वो टेंडम रिपीट्स कहलाता है। Repetition of bases is in tandem, so called tandem repeats.
तो सैटेलाइट डीएनए में रेपिटेशन ऑफ बेसिस बार बार हो रहा है, तो इसीलिए उसको हम टेंडम रिपीट्स बोलेंगे। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी है टेंडम रिपीट्स की, कि अगर हम टेंडम रिपीट्स की प्रॉपर्टी को देखेंगे तो इन प्रॉपर्टी के बेस पे ये सैटेलाइट डीएनए दो टाइप का होता है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये डिपेंडिंग ऑन ये तीन प्रॉपर्टी है। पहली क्या है? लेंथ ऑफ रिपीट, जो रिपीट है वो कितना लंबा है। जैसे मैंने 80 5 नाइट्रोजनस बेस का दिया, ऐसे 11 का है, 50 का है, 20 का है, 30 का है। जो सीक्वेंस बार बार रिपीट होगा उस सीक्वेंस की लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। तो पहली आएगा लेंथ ऑफ रिपीट। दूसरा आएगा बेस कंपोजिशन, जो रिपीट है वो किसका है। बेस कंपोजिशन में दो ही पॉसिबिलिटी है, जितना एडेनिन होगा उतना थाइमीन होगा, तो या तो 80 रिच होगा या जीसी रिच होगा। मतलब जो चीज, जैसे मैंने 80 ए बोला, ऐसे जीसी जीसी सीसी सीसी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 80 का होगा या जीसी का होगा, दोनों का एक साथ नहीं होगा। तो बेस कंपोजिशन क्या है? जो रिपीट है वो रिपीट 80 वाला है या जीसी वाला है, और उस रिपीट की लेंथ कितनी है वो यहाँ लिखा हुआ है। और ये रिपीट कितनी बार आएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज, जो बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। सो थ्री प्रॉपर्टीज हैं कि आप जब एक बेस सीक्वेंस बनाएंगे तो बेस सीक्वेंस में ये आपको याद रखना है। इस बेस पे अगर आप देखेंगे तो सैटेलाइट डीएनए दो टाइप का है। हमारा क्या था? सैटेलाइट डीएनए, इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया। किस बेसिस पे? ये जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है इस बेस पे देख रहे हैं, है ना। क्या क्या नाम दिए गए? वन इज कॉल्ड माइक्रो सैटेलाइट एंड अनदर वन इज कॉल्ड मिनी सैटेलाइट। तो सैटेलाइट डीएनए दो टाइप का हो गया, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। किस बेस पे किया है? जो रिपीट्स है उसकी लेंथ कितनी है, रिपीट का प्रॉपर्टी क्या है कि वो 80 है या जीसी है, और रिपीट कितनी बार आएगा। आपने लिखा कि मैनी टाइम्स रिपीट होगा, बट मैनी टाइम्स में कितनी बार? 6 बार है, 10 बार है, 11 बार है, 50 है, 100 है, कुछ भी हो सकता है। तो इन तीन प्रॉपर्टी के बेस पे हमने सैटेलाइट डीएनए को दो में डिवाइड किया, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। क्लियर? तो हम सैटेलाइट डीएनए तक आए। हमारे पास इंट्रॉन था, इंट्रॉन को स्टडी किया तो पता चला कि रिपीटिशन ऑफ बेस है, तो वही रेपिटेटिव डीएनए हो गया, और रिपीटिशन बार बार आ रहा है तो उसी को हमने टेंडम रिपीट्स का नाम दिया। अब इस डीएनए को अगर हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन से अलग करें तो ये माइनर पीक्स की फॉर्म में अलग होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए को फर्दर कैटेगराइज किया गया इनटू टू, दैट इज माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट, डिपेंडिंग ऑन length of the repeat, type of the repeat that is 80 और GC, and number of the repeat। इन तीन प्रॉपर्टी के बेस पे इनको दो में डिवाइड कर दिया, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। यहाँ तक क्लियर है? तो हमारे पास सैटेलाइट डीएनए तक आते हैं, है ना। अब क्या करना है? अब इस सैटेलाइट डीएनए की एक प्रॉपर्टी और भी है। जैसे एक प्रॉपर्टी तो सैटेलाइट डीएनए की ये है कि बेसिस का जो रिपीटिशन है वो बार बार होगा, ठीक। इसी की एक प्रॉपर्टी और भी है कि सैटेलाइट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज वेल एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दोनों का जो फाउंडेशन है, दोनों का जो आइडिया था, वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एक प्रॉपर्टी है विच इज शोन बाय सैटेलाइट डीएनए, चाहे वो माइक्रो सैटेलाइट हो या मिनी सैटेलाइट हो। अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है ये समझना है कि हम कब डीएनए को पॉलीमॉर्फिज्म के वर्ड में लेके आते हैं। तो उसकी एक डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन बेसिकली पॉपुलेशन की स्टडी से निकाली गई है। आपने एवोल्यूशन पढ़ लिया? एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ लिया? यस सर। उसमें आपको हार्डे वीनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया होगा, p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस, है ना। तो वो जो भी है उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। हार्डे वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं
कि किसी भी एलील की फ्रीक्वेंसी किसी ह्यूमन पॉपुलेशन में, ह्यूमन है तो ह्यूमन, नहीं तो एनिमल है तो एनिमल, किसी भी एनिमल या ह्यूमन पॉपुलेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके लिए एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स की इक्वेशन है जिसको आप हार्डे वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या इक्वेशन बोलते हैं। वहीं पे ये डेटा मिलता है आपको, जो डेटा हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी, हमने लोकस पढ़ा था, हर एक क्रोमोसोम पे जीन की डेफिनेट पोजीशन होती है, उस डेफिनेट पोजीशन को क्या बोलते हैं, लोकस। अगर उस जीन में कोई वेरिएशन आए तो वेरिएशन पॉपुलेशन में भी दिखाई देगा। जैसे अगर आप इवोल्यूशन की स्टडी करते हो तो वेरिएशन आते गए, वेरिएशन नेचुरली एक्सेप्ट हो गए, डार्विन की थ्योरी, तो नेचुरल सिलेक्शन हो गया। जब ये वेरिएशन इनहेरिटेबल हो गए और जेनेटिकली फिक्स हो गए तो एक नई स्पीशीज बन गई, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज हो गया। तो पूरे इवोल्यूशन की पहली लाइन क्या है कि कोई वेरिएबिलिटी तो होनी चाहिए, जब तक कोई डिफरेंस नहीं आएगा तब तक कोई नया कैसे बनेगा। किसी भी नई स्पीशीज को बनने के लिए सबसे पहले कोई वेरिएशन आना जरूरी है। तो अगर वेरिएशन किसी जीन में आएगा, मतलब किसी लोकस पे अगर आएगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जैसे एलीलिक फ्रीक्वेंसी आप निकालते हैं वैसे वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी भी निकलती है। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी 0.01% पॉपुलेशन में या उससे ज्यादा आती है, मतलब 10,000 में से एक, 10,000 में से एक निकालोगे तो 0.01% हो जाएगा, है ना। तो अगर 10,000 इंडिविजुअल को आप स्टडी करो और आप में लगे कि इन 10,000 में से कम एक इंडिविजुअल में ये वेरिएशन आ रहा है, तो वो वेरिएशन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का केस बनेगा। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक ऐसा वेरिएशन जो पॉपुलेशन में 0.01 फ्रीक्वेंसी के साथ या इससे ज्यादा हो, या तो एक में आए, या मान लीजिए आपने एक रैंडम पॉपुलेशन 10 लाख लोगों को स्टडी किया और पता चला कि 10 लाख लोगों में वेरिएशन केवल 2 में आ रहा है, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहलाएगा। 10 लाख में से 0.1% अगर आप निकालोगे तो कम से कम जो निकल के आएगा वो 1,000 हुआ। तो कम से कम 1,000 लोगों में या उससे ज्यादा के लोगों में आएगा तो ये पॉसिबिलिटी आएगी। तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स का डेटा है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी या जो वेरिएशन आ रहा है वो 0.1 पॉपुलेशन या उससे ज्यादा होना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी दोनों ही, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी सैटेलाइट डीएनए की है। सैटेलाइट में चाहे माइक्रो सैटेलाइट हो या मिनी सैटेलाइट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक लाइन आप एक्स्ट्रा लिखने वाले हैं, और वो लाइन क्या है कि सैटेलाइट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। इसको लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। सैटेलाइट डीएनए shows DNA polymorphism. DNA polymorphism का मतलब है when a variant जिसमें भी चेंज आया होगा at a locus, किसी भी डेफिनेट पोजीशन पे होगा, वेरिएशन जीन में होगा, और जीन की डेफिनेट पोजीशन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस. So when a variant at a locus is present with a frequency of more than 0.01 population, पॉपुलेशन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी में होगा तो उसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. अब आपसे अगर कहा जाए कि ये वेरिएशन क्यों आए होंगे, तो ऑब्वियस है कि वेरिएशन तो म्यूटेशन से ही आते हैं. आपने जेनेटिक वेरिएबिलिटी के दो कॉज पढ़े थे ना, एक क्रॉसिंग ओवर और एक म्यूटेशन. क्रॉसिंग ओवर नेचुरली एक्सेप्टेड होता है, तो वो वेरिएशन तो हमारी बॉडी में आते भी हैं और हम उनको एक्सेप्ट भी करते हैं. मदर फादर से थोड़ा बहुत फेस बदल गया या हेयर कलर बदल गया लाइक दिस, तो हम एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हमारी बॉडी में है. वो वेरिएशन तो क्रॉसिंग ओवर का है. यहाँ जो वेरिएशन की बात हो रही है, क्योंकि वो वेरिएशन एक्चुअली हमारे एक्सॉन में आ रहा है. एक्सॉन में आ रहा है तो इसलिए वो अपीयर हो रहा है. हालांकि वो नेचुरली एक्सेप्टेड है, इसलिए हम सब फर्टाइल हैं और अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने चेंजेस के साथ हैं.
ब्रदर और सिस्टर में सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। आपका फेस आपके मदर से मैच कर सकता है, कई बार कहते ही हैं कि माँ पे गया है या फादर पे गई है। तो इस तरीके से जो भी वर्ड बोले गए तो इसका मतलब ये है कि हाँ वो वेरिएशन नेचर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। कौन सा वेरिएशन नेचर एक्सेप्ट यूजुअली नहीं करता? म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन आपने पढ़ा था वो लीथल होते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि म्यूटेशन तो हुआ, लेकिन क्योंकि वो म्यूटेशन इंट्रॉन में हुआ, ये शुरुआत सारी कहाँ से हुई है? इंट्रॉन से। तो अगर म्यूटेशन इंट्रॉन में होगा तो उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इंट्रॉन में जो चेंजेस हुए वो चेंजेस तो एमआरएनए की स्प्लाइसिंग के टाइम पे काट के अलग कर दिए। तो नए इंडिविजुअल के अंदर जो प्रोटीन बनी वो तो एक्सॉन से बनी, और एक्सॉन के वेरिएशन एक्सेप्टेड है, क्रॉसिंग ओवर जो आप पढ़ते हैं। तो इंट्रॉन के अंदर म्यूटेशन तो हुआ, लेकिन वो म्यूटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा इंडिविजुअल पे। क्यों? क्योंकि उसको स्प्लाइस कर दिया गया था, उसको कट कर दिया गया था ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। वही म्यूटेशन हमारी बॉडी में इकट्ठा होते रहते हैं, हजारों साल से वो म्यूटेशंस को हम इंट्रॉन में कैरी करते आए हैं, और उन्हीं म्यूटेशंस की वजह से जो डिफरेंसेस हैं वही हम सबको एक दूसरे से अलग अलग करते हैं। मतलब मेरे मदर और फादर से मान लीजिए मैं बना, तो मेरे एक मदर की फैमिली हिस्ट्री होगी, मदर, फिर उनकी मदर, ग्रैंड मदर हो गई, फिर और उनकी मदर, तो वो एक अलग मैटरनल लाइन होगी। ऐसे मेरे फादर की जो लाइन है, एंसेस्टर लाइन, वो अलग होगी। तो अब मान लीजिए मदर की फैमिली अगर 1000 साल पहले और फादर की फैमिली 1000 साल पहले, तो उन दोनों में कोई आपस में तो कोई रिलेशन नहीं होगा। तो उन दो फैमिली में दो अलग अलग डीएनए हैं 0.1% के हिसाब से। मदर फादर बने, मैरिज हो गई, तो वो दोनों एक साथ आ गए और मेरी बॉडी में आ गए। तो अब जब मेरी बॉडी का डीएनए मैच किया जाएगा तो 50% एग्जैक्टली मेरे मदर से मैच करेगा और 50% एग्जैक्टली मेरे फादर से मैच करेगा। देन आई विल बी द बायोलॉजिकल सन ऑफ दीज टू। क्योंकि यहाँ पे पैटर्नल मैटरनल डिस्प्यूट्स को लेके मैं समझा रहा हूँ। तो 50% ऑफ मदर 50% ऑफ फादर से मैच करेगा तो वो बायोलॉजिकल सन बनेगा। तो हमें वो डिफरेंसेस ढूंढने थे, वो डिफरेंसेस एक्चुअली क्यों आए? ड्यू टू वेरिएशन, वेरिएशन दैट इज म्यूटेशन। बट क्योंकि वो म्यूटेशन इंट्रॉन में हुआ था, इसलिए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बस वो हर जनरेशन पे इकट्ठा होता गया, पाइलअप होता गया, और पाइलअप होता गया तो वही चीज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर वेरिएशन की फॉर्म में आ गई। तो वेरिएशन तो हम कैरी कर रहे हैं, लेकिन उस वेरिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो वेरिएशन इंट्रॉन में हुआ होता, अगर वो म्यूटेशन इंट्रॉन की जगह एक्सॉन में हुआ होता, तो शायद वहीं पे इंडिविजुअल की डेथ हो जाती, क्योंकि म्यूटेशन अगर एक्सॉन में होगा तो वो लीथल होगा। जनरली म्यूटेशन लीथल होते हैं और फिर नेचर उनको एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसे इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है। बट क्योंकि वो इंट्रॉन में हुआ इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ। आगे आप क्या लिखने वाले हैं? पॉलीमॉर्फिज्म में जो आपने लिखा कि वेरिएंट एट ए लोकस, तो ये वेरिएंट क्यों बना? ड्यू टू म्यूटेशन। आप ये लाइन लिखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट में जो आएगा कि जिन वेरिएशन को हम कंसिडर कर रहे हैं, वेरिएशंस दे अराइज ड्यू टू म्यूटेशंस। म्यूटेशन वाले वेरिएशन लेंगे, है ना? यही म्यूटेशंस, दीज म्यूटेशंस, और ये म्यूटेशंस कहाँ हो रहे हैं? इंट्रॉन के अंदर। एक्चुअली जीन के हिसाब से टर्म क्या था? इंट्रॉन। हालांकि रिपीट हो रहा था तो रेपिटेटिव, हालांकि माइनर पीक्स की फॉर्म में अलग हो गया तो सैटेलाइट। बातें सारी एक ही हैं, बट टर्म फिर भी अलग अलग हुए। क्यों? क्योंकि अलग अलग मेथोडोलॉजी के टर्म्स यूज किए गए हैं। तो यही म्यूटेशन अगर इंट्रॉन में है, देन दे हैव पाइल्ड अप, इकट्ठा होते गए विद टाइम, टाइम के हिसाब से, एंड फॉर्म्स, फिर इन्हीं ने आगे बनाया द बेसिस ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में जो वेरिएशन आपने कंसिडर किया है, एक्चुअली ये वो वेरिएशन है जो म्यूटॉन्स की वजह से इंट्रॉनिक डीएनए में आया और टाइम के हिसाब से ये इकट्ठा होता गया। जब आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ोगे तो वहां पे एक लाइन होगा कि हमारा जो जीनोम हमारे काम का है, काम का मतलब जो हमारी फंक्शनल प्रोटीन बनाता है, जिसकी वजह से हमारा अपीयरेंस या हमारी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी जो भी कुछ है, वो लेस देन 2% है। 98% से ज्यादा हमारा डीएनए ऐसा है जिसका हम कुछ नहीं करते, वो जेनेटिक लोड कहलाता है।
हम केवल इकट्ठा करते गए बस, क्योंकि एवोल्यूशन में हम सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है, तो हर बार हमारा पुराना डीएनए इकट्ठा होता गया, नया डीएनए बना और उस नए डीएनए से बनने वाली प्रोटीन को यूज कर लिया, पुराना कहीं पे हटाया तो गया नहीं। आपने कभी भी एवोल्यूशन में ये तो पढ़ा ही नहीं होगा कि अगर एक स्पीशीज से नई स्पीशीज बनती है तो पुरानी स्पीशीज के सारे कैरेक्टर खत्म हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि ये 10 कैरेक्टर वाला एक प्लांट है, अगर इसमें वेरिएशन हुआ, वो जेनेटिकली स्टेबल हो गया, तो जो नया प्लांट बनेगा वो 11 कैरेक्टर का बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक कैरेक्टर बढ़ा तो एक कम हो गया। होता यही है कि इवोल्यूशन में हम सारे कैरेक्टर्स के जीन्स को कैरी करते आए हैं, बट हम क्योंकि होमो सैपियंस हैं तो सैपियंस होने के लिए जो कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो केवल पॉइंट में क्या लेस देन 2% लिखा हुआ है आपकी बुक में कि वो लेस देन 2% डीएनए के हिसाब से आएंगे। मोर देन 98% डीएनए हमारा काम का नहीं होता, उसको हम जेनेटिक लोड बोलते हैं। वी जस्ट कैरी इट, उसका कोई भी हमें फंक्शन नहीं पता कि वो हमारी बॉडी में क्या करता है। जैसे इन इंट्रॉन्स का फंक्शन अगर देखा जाए तो बॉडी में क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन ये इवोल्यूशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये हमें इंडिविजुअलिटी देते हैं, ये हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ह्यूमन का माइग्रेशन स्टडी करना है कि साउथ अफ्रीका से ह्यूमन ओरिजिनेट हुआ और पूरे अर्थ को कॉलोनाइज किया, अलग अलग एरियाज को कॉलोनाइज किया, तो कहाँ से कैसे मूव किया, उस सब के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कहा जाए कि होमो सैपियंस की नॉर्मल लाइफ में इनका क्या रोल है, कोई रोल नहीं है, जीरो, बिकॉज ये एक्सॉन में नहीं है, ये इंट्रॉन के अंदर है। तो इंट्रॉन में जो वेरिएशंस हैं वो म्यूटेशंस की वजह से हुए और इन्हीं से डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बना। इसी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बेस पे आपको दोनों चीजें पढ़ाई जाती हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एज वेल एज जो आप पढ़ रहे हैं दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, दिस इज द बेसिस ऑफ बोथ, वन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दोनों में केवल यही टर्म कॉमन है, एज वेल एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो बीच में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का एक टर्म आ गया, अदरवाइज हम सैटेलाइट डीएनए के दो पार्ट बना चुके थे, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। ठीक है, अब हम फिर से वापस जाते हैं, वापस कहाँ, ये हो गया, मैं टर्न कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, बस हमें फिर से यहीं पे जाना है, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए को इन प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने 2 में डिवाइड किया था। जो एल्क जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की है, जो यहाँ से इन्वेंशन हुआ, जहाँ से इन्वेंट किया गया, वो मिनी सैटेलाइट थी। तो हमें मिनी सैटेलाइट के लिए ये प्रॉपर्टी पढ़नी है कि मिनी सैटेलाइट के अंदर लेंथ कितनी होती है, मिनी सैटेलाइट 80 या जीसी में से क्या है, और मिनी सैटेलाइट में ये रिपीट्स कितनी बार आएंगे। आने को ये तीनों चीजें माइक्रो सैटेलाइट में भी होंगी, बट फिलहाल हमें मिनी सैटेलाइट से आगे जाना है। जैसे यहाँ से हमने बल्क डीएनए छोड़ दिया, उसका तो कोई काम नहीं है। यहाँ पे जो टेक्निक सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है, वो मिनी सैटेलाइट से, तो हम मिनी सैटेलाइट को ही आगे ले जाएंगे, ये रेड में जो पैरामीटर्स लिखे हैं इनके पॉइंटर से। देखिए फिर से हम वहीं पे जाते हैं, बैक टू नेक्स्ट पॉइंट, कि सैटेलाइट डीएनए को हमने कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 में डिवाइड किया था, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। अब इंट्रॉन में जो टेंडम रिपीट्स हैं उनकी अगर हम प्रॉपर्टी पढ़ें, टेंडम रिपीट्स क्या थे, शॉर्ट, छोटे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स इन इंट्रॉन। कहाँ है ये, इंट्रॉन्स के अंदर है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर स्पेसिफिक, सबके अलग अलग होते हैं ये, फॉर ईच इंडिविजुअल। मेरा टेंडम रिपीट आपके टेंडम रिपीट से अलग होगा, और मेरी बॉडी में मेरे मदर का जो टेंडम रिपीट होगा वो मेरे फादर के टेंडम रिपीट से अलग होगा। बट क्योंकि एक मदर का है एक फादर का है, तो दैट्स वाई 50% ऑफ माई बॉडी बिलोंग्स टू माई मदर एंड 50% बिलोंग्स टू माई फादर। इसी बेस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम पढ़ते हैं। तो ये सबके लिए अलग अलग होते हैं कि टेंडम रिपीट का नंबर कितनी है, लेंथ कितनी है, 80 है या जीसी है, ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग आएगा। ठीक है, इनका जो नंबर है वो वेरिएबल है, दे वेरी इन नंबर
फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा भी नहीं है कि मेरी बॉडी में अगर टेंडम रिपीट 6 है तो आपकी बॉडी में भी टेंडम रिपीट 6 ही होंगे, सबके अलग अलग होंगे। इवन मेरी बॉडी में 6 है तो मेरी मदर की बॉडी में, मदर फादर से मेरी बॉडी बनी तो मेरी बॉडी में 6 है, तो मे बी कि मेरी सिस्टर की बॉडी में 6 की जगह 12 हो जाए, है ना। अलग अलग आएंगे, सबके अलग अलग आएंगे, है ना। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के सबके अलग होंगे, तो इनका नंबर भी पर्सन टू पर्सन वेरिएबल होगा। इनको हम इनहेरिट करते हैं, मतलब मुझसे मेरे आने वाली जनरेशन में जाएंगे, उससे उसके आगे वाली जनरेशन में जाएंगे। सो दीज आर इनहेरिटेबल। ये जो टेंडम रिपीट्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं, क्योंकि ट्रांसफर तो डीएनए होता है ना एक्चुअली पूरा, और डीएनए में जीन है और जीन में इंट्रॉन है, तो अगर डीएनए ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियस है कि इंट्रॉन भी ट्रांसफर हो ही रहा है। इसके बाद क्या है, इन्हीं को हम यूज कर रहे हैं, दीज आर यूज्ड एज जेनेटिक मार्कर, मतलब हमारे जीनोम को मार्क करने के लिए, है ना। इन्हें पर्सनल आइडेंटिटी टेस्ट, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक यूज ये भी है, पर्सनल आइडेंटिटी टेस्ट, पहचानने के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपके हाथ के निशान है ना, तो ये भी तो ये फिंगरप्रिंट्स कहलाएंगे, स्किन फिंगरप्रिंट बोलोगे आप, है ना, कि हमारे पाम और सोल्स में रिजिट्स और फरो हैं, और ये भी सबके अलग अलग होते हैं, तो ये कहते हैं कि ठीक है हाथ के निशान है, तो ये भी फॉरेंसिक साइंस में यूज होते ही है। बट इनको आप बिगाड़ सकते हो, है ना। इनको कैसे बिगाड़ोगे, अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा सकते हो? नहीं। आपका चैट बॉक्स देख लिया मैंने। आप लोग फिजिक्स की क्लास में कहाँ लग गए? सर बहुत टाइम से क्लास नहीं हुई है फिजिक्स की, कम से कम 15 डेज हो गए और सिलेबस बहुत पीछे है। कुछ बेटे होगा इश्यू मैनेजमेंट का, मुझे भी आइडिया नहीं है, बट वेरी सून स्टार्ट हो ही जाएगा। आपका अपना कंसर्न ठीक है, बट एक्चुअली ये गलत है कि आप बॉटनी के टाइम पे फिजिक्स की डिस्कशन करें, है ना। इस 1.5 घंटे के बाद आप करते रहिए, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपका कंसर्न ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि आपकी क्लास नहीं हुई है वो ठीक है, बट उसको अलग टीम रिजॉल्व कर रही है, वेरी सून वो भी स्टार्ट हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए आप बॉटनी पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि फिर यही होता है कि सिलेबस क्यों लंबा खींचता है, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से तो 1.5 पेज में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खत्म हो गया, मुझे पढ़ाने के लिए 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम लग रहा है। पर्पज इस कि आपको समझ में आ जाए, वरना सारी लाइंस एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, हौच पौच लिखी हुई हैं, कहाँ से क्या लिया गया कुछ नहीं पता। उन सबको एक एक लाइन को एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं है। अब ये जेनेटिक मार्कर क्या चीज है कि आप इसको जेनेटिक मार्कर की तरीके से यूज कर रहे हैं पर्सनल आइडेंटिटी टेस्ट में। जेनेटिक मार्कर का मतलब ये होता है कि हमारे जीनोम को लोकेट करने के लिए, मान लीजिए बहुत सारे सैंपल ले लिए, जैसे होता है क्राइम सीन से ब्लड मिल गया, वो तो उसका होगा जिसका मर्डर हुआ है। अब ये मर्डर किसने किया, तो सस्पेक्ट होते हैं पुलिस के पास, उन सस्पेक्ट का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए उनका सैंपल चाहिए होगा, तो उनका ब्लड लिया जाएगा, और फिर उस ब्लड को क्राइम सीन के ब्लड के साथ मान लीजिए मैच किया जा रहा है, तो प्रोबेबली ये पता कर पाएंगे कि ठीक है मर्डर किसने किया होगा, अगर मैच हो जाता है तो। और नहीं होता है तो कितना मैच होता है, 0 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ मैच करेगा ही करेगा। तो ये कहलाता है पर्सनल आइडेंटिटी टेस्ट, क्योंकि मेरा जीनोम मेरे ब्रदर या मेरी सिस्टर के जीनोम से अलग होगा बिकॉज ऑफ दैट 0.1% डीएनए। तो ये जेनेटिक मार्कर्स कहलाते हैं, बिकॉज मेरे जीन को अलग कर, मेरा आप दुनिया में कहीं से कुछ और ले आइए, मेरे जैसा कोई और नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरा कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर तो है नहीं, तो मेरा डीएनए सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं हो सकता। तो अगर मेरा डीएनए ऑस्ट्रेलिया में भी रिपोर्ट किया गया तो इसका मतलब 100% यही है कि मैं उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में था, तभी ये पॉसिबिलिटी हो, या मेरा ब्लड ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया गया होगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं जेनेटिक मार्कर्स। तो जेनेटिक मार्कर्स को हम बायोटेक में भी यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज कर रहे हैं, ये वर्ड यूज किया गया है जेनेटिक मार्कर्स। इस जेनेटिक मार्कर के अंदर जो टेंडम रिपीट्स है वो लिखा है कि इनका नंबर क्या है
वेरिएबल है, पर्सन टू पर्सन वेरिएबल होता है। तो यहाँ से नाम क्या आएगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अगर ये वेरिएबल नंबर इन टेंडम रिपीट्स का है तो इनको हम क्या बोलते हैं, VNTR। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। इसको आप बोलेंगे VNTR। ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स एक्चुअली सैटेलाइट में अगर आप ढूंढोगे तो कहाँ होंगे, जो आपने माइक्रो और मिनी अलग किया, तो ये जो प्रॉपर्टी लिखी गई है ये मिनी सैटेलाइट की है। सो दे आर लोकेटेड एज मिनी सैटेलाइट। हाँ सर बोलो। सर माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट को भी डेंसिटी के उस नहीं पे नहीं नहीं नहीं, separate उसको तो किया इस बेस जाएगा। पे किया गया। ये तो अलग था। डेंसिटी के बेस पे तो हमने बल्क डीएनए से सैटेलाइट अलग किया और ये ग्राफ बन गया, माइनर पीक वाला सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट डीएनए को जब आप स्टडी करोगे, बिकॉज हमें जीनोम सीक्वेंसिंग तो आती ही है, तो हम एक एक न्यूक्लियोटाइड को पढ़ सकते हैं। तो जब आप उनको पढ़ोगे तो आपको ये 3 प्रॉपर्टी मिलेंगी कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसमें या तो एडेनिन थाइमिन रिपीट हो रहा है या ग्वानिन साइटोसिन रिपीट हो रहा है। तो ये बन गया टाइप ऑफ रिपीट्स, दैट इज बेस कंपोजिशन। अब ये रिपीट कितनी बार आ रहा है, 6 बार, 10 बार, 12 बार, 50 बार, नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। और जो रिपीट है उसकी लेंथ कितनी है, तो अभी हम लिखेंगे जैसे 2 न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट हो, या 4 न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट हो, या 20 न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट हो, तो ये कहलाएगा लेंथ ऑफ रिपीट। इन 3 प्रॉपर्टी के बेस पे सैटेलाइट डीएनए को 2 में डिवाइड किया गया, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। अब एल्क जेफरी ने जो स्टडी किया था वो बेसिकली मिनी सैटेलाइट था, और मिनी सैटेलाइट में नाम क्या दिया था उन्होंने, VNTR। VNTR क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो टेंडम रिपीट्स हैं इंट्रॉन के अंदर, दे आर वेरिएबल इन नंबर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो ये मिनी सैटेलाइट वर्ड आ जाएगा। इस मिनी सैटेलाइट की प्रॉपर्टी है, इस मिनी सैटेलाइट में प्रॉपर्टी आएंगी। प्रॉपर्टी क्या आएंगी कि जैसे सबसे पहले आपने लिखा कि अगर ये सैटेलाइट है तो ये 3 चीजें तो आएंगी। तो मिनी सैटेलाइट में लेंथ कितनी होती है, अब यहाँ पे फिक्स है कि कम से कम 11 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, मैक्सिमली 60 न्यूक्लियोटाइड होंगे, 11 to 60 बेस पेयर लॉन्ग होगा। मतलब जो रिपीट आएगी, आप इसको ऐसे समझिए कि जो रिपीट आएगी वो ये है, जैसे ये रिपीट है, दिस इज ATTTA, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब ये एक बार आया, ऐसे ये पूरा का पूरा एज सच, ये 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, ऐसे आएगा। तो ये कहलाएगा लेंथ ऑफ रिपीट, कितना लंबा है, ये 11 से 60 बेस पेयर लॉन्ग होगा, ये लेंथ हो गई। अब जैसे मैंने ये AT रिच लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको GC रिच बना सकते हैं। AT की जगह आप GC का कोई भी सीक्वेंस लिख लीजिए, तो AT रिच होगा या GC रिच होगा, ये दूसरा पैरामीटर हो गया। और ये कितनी बार आएगा, जैसे ये 4 टाइम्स है तो ये आ गया नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। नंबर हुआ 4, टाइप हुआ AT रिच, और लेंथ कितनी है, 11 बेस पेयर लॉन्ग है। ये 3 प्रॉपर्टी हैं जिनके बेस पे आप मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट को अलग करते हो। अब हमें केवल मिनी सैटेलाइट पढ़नी है, क्योंकि जो टेक्निक एल्क जेफरी ने इन्वेंट की है वो मिनी सैटेलाइट के बेस पे है। तो जब आप मिनी सैटेलाइट की प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो यहाँ पे ये लाइंस आएगी कि मिनी सैटेलाइट का साइज कितना है। मैं अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख दे रहा हूँ कि मिनी सैटेलाइट कैसी है, हाइपर वेरिएबल, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, हाइपर वेरिएबल रिपीट्स हैं ये। ठीक, कितनी लॉन्ग होती हैं, 11 to 60 बेस पेयर लॉन्ग, ये इनकी लेंथ हो गई। अब जैसे ये लेंथ मैंने बना दी, इस लेंथ में यहां भी और इसके यहां भी दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट होगी। जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पढ़ा है, सुना है, बायोटेक्नोलॉजी तक पहुंच गए होगे तो, नहीं तो अगर पहले से जानते हो। एंडोन्यूक्लियस का मतलब है, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का मतलब है बीच में से काटेगा, डीएनए को अंदर से काटेगा, तो एंडोन्यूक्लियस। और रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि उसके काटने की जगह रेस्ट्रिक्टेड है, फिक्स है,
कि जी यहीं से काटेगा, मर्जी नहीं है कि जहां से चाहे वहां से काट दिया। तो देयर आर एंजाइम्स जो डीएनए को अंदर कट करते हैं विद ए पर्टिकुलर साइट, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा जहां से वो कट करते हैं, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन साइट। और जो एंजाइम ये काम करते हैं उन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। और बाकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिटेल आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले पहले चैप्टर में मिल जाएगी। कई सारी जगह पे आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बायोटेक में यूज करते हो डीएनए को कट करने के लिए एट ए स्पेसिफिक साइट। उसमें रेस्ट्रिक्शन का मतलब ही है कि वो डीएनए को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही कट करता है। तो ये मिनी सैटेलाइट की प्रॉपर्टी है कि मिनी सैटेलाइट के दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट होती है। मतलब जब आप इस एंजाइम से इस डीएनए को ट्रीट करोगे तो इसको ये यहीं से काटेगा, यहां से नहीं काट देगा, बीच में से नहीं काट सकता। जहां पे रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी वहीं से इसको काट के अलग कर लिया जाएगा, क्योंकि हमें यही तो देखना है, यही तो स्टडी करना है कि ये कितना है, कैसा है। तो इसके दोनों तरफ फ्लैंक्ड ऑन बोथ साइड, किस चीज से? बाई रेस्ट्रिक्शन साइट। इसका साइज कितना होता है? साइज होगा 0.1 to 20 KB लिखा जाता है। KB इज किलो बेस, जैसे किलोग्राम होता है वैसे डीएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो किलोग्राम की सॉरी किलो बेस लिखना है, केबी में लिखा जाता है। जो भी डीएनए आरएनए होते हैं मतलब न्यूक्लिक एसिड का जो वेट कंसिडर करते हैं वो केबी में करते हैं, किलो बेस। तो 0.1 से 20 किलो बेस का होगा। और आपने पढ़ा ही अभी कि जो टेंडम रिपीट्स हैं वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। सो दे शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये प्रॉपर्टी है मिनी सैटेलाइट की। हमें माइक्रो सैटेलाइट की प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी क्योंकि हमें मिनी सैटेलाइट से ही आगे जाना है। तो मिनी सैटेलाइट हाइपर वेरिएबल है, इनका सीक्वेंस वेरिएबल होगा। 11 to 60 बेस पेयर लॉन्ग है, फ्लैंक्ड ऑन बोथ साइड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बाय द रेस्ट्रिक्शन साइट। साइज हम जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ले जाएंगे तो जो साइज है वो 0.1 से 20 किलो बेस का हो सकता है। भाई 11 से 60 है तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बेस पेयर बढ़ेंगे वैसे वैसे वेट भी तो बढ़ेगा। तो 0.1 से 20 किलो बेस के बीच में इसका साइज आ जाएगा। और इसमें डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म तो है, सो इट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। माइक्रो सैटेलाइट के अंदर एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादा नहीं होती और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ही वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एल्क-जेफरी का जो आइडियोलॉजी थी वो ये कि हम मिनी सैटेलाइट को अगर यूज करें आइडेंटिटी के लिए तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो इसलिए मिनी सैटेलाइट को उन्होंने यूज करके टेक्निक को इन्वेंट किया। हालांकि बाद में देखा गया कि माइक्रो सैटेलाइट से भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी हम मिनी सैटेलाइट से पढ़ रहे हैं। तो हम यहां तक आ गए, ठीक है। अब आपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरा पढ़ लिया। अगर हम इसको कॉन्सेप्चुलाइज करें तो हमारे पास एक इंट्रॉन था जो हमें 0.1% डिफरेंस देता है, जो हमें इंडिविजुअलिटी को प्रोवाइड करता है। इस इंट्रॉन की प्रॉपर्टी ये थी कि इसमें रेपिटेशन ऑफ बेस है, तो इसीलिए हमने इसको रेपिटेटिव डीएनए बोला। ये तो मॉलिक्यूलर बेसिस के टर्म हो गए, इंट्रॉन या रेपिटेटिव डीएनए। सेल में इसको अगर हम लोकेट करेंगे तो सेंट्रोमियर, टीलोमियर, वाई क्रोमोसोम, हेट्रोक्रोमेटिन, इन एरियाज में आपको ये दिखाई देगा। अगर हम इस रेपिटेटिव डीएनए को आगे जाएं तो रेपिटेटिव डीएनए को हम बल्क डीएनए से या इंट्रॉन को हम बल्क डीएनए से अलग कैसे करते हैं? बाय द टेक्निक यूजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में डीएनए को ले जाएंगे, ह्यूमन का टोटल डीएनए ले जाएंगे, तो वहां पे एक ग्राफ बन के आएगा जिसमें जो मेजर पीक्स हैं वो बल्क डीएनए को शो करती हैं और जो माइनर पीक्स हैं वो इंट्रॉनिक डीएनए को शो करती है। बट क्योंकि वो सैटेलाइट माइनर पीक्स की फॉर्म में अलग हुआ, दिखाई दिया, इसीलिए नाम बदल के दे दिया गया सैटेलाइट डीएनए। क्लियर? सैटेलाइट डीएनए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है 0.01 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कोई भी वेरिएशन अगर किसी पर्टिकुलर लोकस पे पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये वेरिएशन क्यों आया होगा? तो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ म्यूटेशन।
क्योंकि म्यूटेशन इंट्रॉन के अंदर हुआ तो इसलिए इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा. दे रिमेन पाइल्ड अप विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फाउंड द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज वेल एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म दोनों जगह वर्ड यूज होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी. अब सैटेलाइट डीएनए की अगर हम फिर से स्टडी करें तो डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ द रिपीट, नंबर ऑफ रिपीट्स एंड टाइप एटी और जीसी, हम सैटेलाइट डीएनए को दो में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट. मिनी सैटेलाइट की प्रॉपर्टी है कि मिनी सैटेलाइट्स आर हाईली वेरिएबल इन नंबर, तो इसलिए हमने नाम दे दिया उनको VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. ये हर इस इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक है. इनको ऑर्गेनिज्म इनहेरिट कर सकता है, मतलब मदर के VNTR मेरी बॉडी में आ गए, मेरी बॉडी से आने वाली जनरेशन में जाएंगे एंड सो ऑन, और इन्हीं को हम जेनेटिक मार्कर की फॉर्म में यूज करेंगे. इन VNTR या मिनी सैटेलाइट की प्रॉपर्टी है कि इनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, 11 to 60 बेस पेयर इनकी लेंथ हो सकती है. टाइप तो ATGC जो आएगा सो आएगा ही आएगा. इनके दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है, उसे रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं. ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करती है. और अगर हम साइज के बेस पे अगर देखें तो 0.1 से 20 किलो बेस का साइज है. क्लियर. इंट्रॉन, रेपिटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, फिर माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट. मिनी सैटेलाइट में टैंडम रिपीट्स वेरिएबल नंबर में है तो VNTR, और VNTR की प्रॉपर्टीज. यहां तक हमने प्रिंसिपल में सारी चीजें को कवर की. अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब हम इसको करेंगे कैसे किसी इंडिविजुअल के अंदर, उसको समझ लीजिए. मान लीजिए, बोलो सर जो वेरिएशन होगी सर वो सैटेलाइट डीएनए के अंदर मिनिमम और माइक्रो दोनों देगी या फिर मिनी वाले वो दोनों देगी. वेरिएशन तो इंट्रॉन के अंदर आया ना, तो इंट्रॉन तो दोनों, इंट्रॉन तो सैटेलाइट है और सैटेलाइट में माइक्रो और मिनी है, तो वेरिएशन है तो दोनों जगह. लेकिन मान लीजिए मैंने टेक्निक को डिस्कवर किया, मुझे पता है कि दो एंगल है, इसको स्टडी करने के लिए मैं प्रेफर क्या करूं. तो एल्क जेफरी ने जो टेक्निक दी है वो मिनी सैटेलाइट के बेस पे दी, और क्योंकि वो इन्वेंटर थे टेक्निक के तो एनसीईआरटी ने भी मिनी सैटेलाइट के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया गया. हालांकि अगर हम आज की बात करें, आज की डेट में जो एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, हाई प्रोफाइल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है, तो वो माइक्रो सैटेलाइट पे है. वो हम लास्ट में देखेंगे कि उसमें बेनिफिट्स क्या है, बट फिलहाल अभी हम वो पढ़ रहे हैं जो एल्क जेफरी ने इन्वेंट किया. अब अगर आप इस पूरे को ओवरऑल देखो तो मान लीजिए हमारे पास एक बल्क डीएनए है. आपने एक डीएनए का सैंपल लिया, बॉडी में कहीं से भी ले लीजिए, जहां न्यूक्लियस है वहां डीएनए मिल जाएगा. तो आपने डीएनए ले लिया, आपने डीएनए को अब क्या करना है, सीधे सीधे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दे दो. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, वो VNTR के दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, वहां से कट कर देगा. तो जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप डालोगे तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, जिनको आप रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स बोलोगे. उनकी लेंथ अलग अलग होगी, क्योंकि अभी आपने लिखा कि वो 11 से 60 बेस पेयर के अलग अलग होते हैं, और उनका नंबर भी अलग होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हर इंडिविजुअल में अलग अलग होती है. तो हमें फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे. बस उन फ्रेगमेंट्स को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग अलग कर लेते हैं साइज के बेस पे. 0.1 to 20 किलो बेस पेयर साइज है इनका, किलो बेस साइज है, तो साइज के बेस पे अलग कर लेंगे. और फिर जो भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होगा या जो भी रिपोर्ट पे साइन करने वाला जो डॉक्टर होता है, वो इसको इंटरप्रेट कर देगा कि इस डीएनए फिंगरप्रिंट का मीनिंग क्या है. जैसे आप पैथोलॉजी की कोई भी रिपोर्ट देखते हो तो नीचे लिखा होता है, डॉक्टर के साइन होते हैं कि अगर WBC बढ़ रही है तो इसका मेन ये आंसर होगा, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दिस. तो ऐसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं जब रिपोर्ट साइन करूंगा किसी की भी, तो उसमें उसका एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा कि इस डीएनए फिंगरप्रिंट का मैसेज क्या है, और वो मैसेज कोर्ट में पुलिस को जिसको चाहिए उसको दे दिया जाए. तो हम बेसिकली करेंगे क्या, ओवरऑल हमें क्या करना है, आपको सिर्फ जीनोम लेना है ऑफ 2, क्योंकि हमें 2 को समझना है. तो मान लीजिए मेरा और आपका किसी का भी जीनोम ले लिया गया, तो 2 डिफरेंट पर्सन ले लीजिए, दोनों का जीनोम ले लिया. अब हमें क्या करना है, हमें स्टडी नहीं करना कि हम बल्क डीएनए करें, सैटेलाइट डीएनए बनाएं, हमें तो वो फ्रेगमेंट चाहिए जो हाइपर वेरिएबल है. तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, आप इसको कट कर लोगे, कट बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. जैसे ही आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे तो आपको डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, और इन फ्रेगमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर वेरिएबल इन लेंथ
क्योंकि 11 to 60 होता है तो सबकी लेंथ अलग अलग होगी, एज वेल एज इन नंबर, और नंबर भी सबका अलग होता है, नंबर ऑफ रिपीट्स भी अलग अलग होते हैं। इन फ्रेगमेंट्स को अलग कैसे करोगे? मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में डीएनए है, आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला तो आपको दिखाई तो देगा नहीं, बट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? रेस्ट्रिक्शन साइट से अलग कर देगा। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही मान लीजिए डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन के तैयार हो गए, टूट के अलग हो गए। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को मेन डीएनए से हम अलग कैसे करेंगे? इसके लिए हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ेगी। तो इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कैसे करना है? दे आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और यहां से जो बनेगा, अभी तो लिख लीजिए, अगली क्लास में आप इसको समझ लीजिएगा। एंड ऑब्टेन सदर्न, सदर्न पर्सन का नाम है, जो पेपर आएगा वो ब्लॉट कहलाता है। तो एक सदर्न ब्लॉट बन के आ जाएगा। मान लीजिए ये पेपर है, तो इस पेपर पे बैंड बन के आ जाएंगे, जहां जहां डीएनए फ्रेगमेंट्स जिस जिस साइज का होगा वो अलग अलग निशान बन के आ जाएंगे। MW सदर्न पर्सन का नाम है, तो पर्सन के नाम पे इसको बोल दिया गया कि ये सदर्न ब्लॉट कहलाता है। बस ये सदर्न ब्लॉट ही इंडिविजुअल का डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंट। बस इसको रीड करना है, जो भी साइंटिस्ट या डॉक्टर होगा वो इसको समझा देगा, अपना टाइप करके रिपोर्ट बना के आपको दे देगा कि भाई दोनों पर्सन का डीएनए अलग अलग है, मैच कर रहा है तो कितना मैच कर रहा है। मान लीजिए ब्रदर सिस्टर का होगा तो ज्यादा मैच करेगा, अगर ब्रदर सिस्टर कजिन सिस्टर्स हैं तो थोड़ा कम मैच करेगा, क्योंकि या तो दोनों की मतलब मदर की फैमिली कॉमन हो जाएगी या शायद फादर की फैमिली कॉमन हो जाए, तो इसलिए अलग अलग हो जाएंगे। और अगर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। और दोनों 100% मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये दो लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे। ये या दो अलग अलग लोग हैं और आप कह रहे हो कि नहीं सर 100% ये आ रहा है, तो इसका मतलब है इंडिया है, बीच में किसी ने रिपोर्ट बदल दी, सैंपल बदल दिया। क्योंकि अगर दो पर्सन का डीएनए फिंगरप्रिंट एग्जैक्टली 100% एक जैसा आ रहा है तो उसका एक ही मतलब है, या तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस या दोनों सैंपल एक ही इंडिविजुअल से ले लिए गए। लिए तो दो से गए होंगे पर एक्चुअली रिपोर्ट बदल दी गई होगी, जैसे आप मूवीज में देखते ही हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट ही बदल दी गई। तो पता चला कि जिसने नहीं क्राइम किया उसको भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो रिपोर्ट चाहिए कि डीएनए फिंगरप्रिंट ये कहती है इसलिए ये इसका है या इसने क्राइम किया हुआ है। लाइकवाइज वो जैसा भी आगे सीआरपीसी के हिसाब से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से जो होता हो वो देख लिया जाएगा। फिलहाल डीएनए फिंगरप्रिंट इसी तरीके से निकाल लिया। अब इस पूरी टेक्निक को आप देखोगे तो यहाँ पे क्या किया है हमने, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट बनाए हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स बनाए। तो ये पूरी टेक्निक, यहाँ पे जो फ्रैगमेंट्स है, इन फ्रैगमेंट्स में क्या है, ये फ्रैगमेंट्स में VNTR है, ये वेरिएबल इन लेंथ एंड नंबर लिखा है, तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू VNTR। VNTR की तो प्रॉपर्टी थी कि उसके दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन साइट थी, तो जैसे ये एंजाइम डालोगे ये दोनों कट कर जाएंगे, कट करके ये टुकड़े अलग हो गए, बस इनको अलग करके सदर्न ब्लॉट बना लिया और उसको फिंगरप्रिंट की फॉर्म में रीड कर लिया। सो दिस होल टेक्निक यहाँ से यहाँ तक आपने जो भी किया इंक्लूडिंग दिस VNTR, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यही सारे वर्ड तो यूज किए इतनी देर से, इस 1.5 घंटे की क्लास में आपने डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा, लेंथ अलग अलग होती है ये लिखा ही हुआ है, और जो फ्रैगमेंट्स आपने डीएनए के बनाए वो रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट्स हैं क्योंकि उनके दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट थी। तो ये पूरी टेक्निक इन शॉर्ट क्या कहलाती है, RFLP, VNTR RFLP है ना। RFLP इज द प्रोसीजर, इस प्रोसीजर का फाउंडेशन क्या है, VNTR है। दिस प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनी सैटेलाइट, दैट इज VNTR, एंड द टेक्निक इज कॉल्ड RFLP, क्योंकि सैंपल लेने से लेके इंटरप्रेट करने तक जो पूरा प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है, RFLP कहलाती है। मतलब इन जनरल तो हम बोलते हैं कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा रहे हैं, बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किससे करा रहे हैं, मिनी सैटेलाइट को यूज करके करा रहे हैं, VNTR को यूज करके करा रहे हैं। जब आप VNTR को यूज करके आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो वो क्या कहलाती है, RFLP कहलाती है। ये क्लियर।
ये एनसीईआरटी में प्रिंसिपल यही खत्म हो गया। एनसीईआरटी में अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ोगे तो पहली लाइन जहां से हमने लिखा है 0.1% इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करता है, वहां से लेके आरएफएलपी तक ये पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल है। एक सेक्शन छूट गया जो एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, माइक्रो सैटेलाइट, उसका क्या करोगे, या क्या उससे भी कुछ होता है? लेकिन नीट में क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ है, तो उसमें एक वर्ड यूज किया गया है RAPD, VNTR, RFLP, RAPD। अब ये RAPD क्या है? RAPD वो टेक्निक है जो माइक्रो सैटेलाइट से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करती है। जैसे आपने मिनी सैटेलाइट से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की है, वो माइक्रो सैटेलाइट से करती है ना। जैसे इसकी लिमिटेशन है, अगर कहा जाए कि VNTR है, VNTR से फिंगरप्रिंटिंग कर ली, आपने जिसको सजा देनी थी दे दी। मान लीजिए ये क्राइम सीन का सैंपल है और ये सस्पेक्ट का सैंपल है, दोनों को मैच कर दिया और आपने कहा कि ये 100% या मान लीजिए 99.99% मैच करता है, तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट को ये बता दिया आपने कि 99% ये क्राइम जो है वो इसी ने किया होगा। लेकिन इसमें 1% तो छूट गया ना, इट इज नॉट 100%। इस पॉसिबिलिटी को कैसे ढूंढा जाएगा, है ना? या मान लीजिए दो सिबलिंग्स हैं, ब्रदर और सिस्टर, दो सस्पेक्ट हैं, तो दोनों का 99% ही मैच करेगा। तो अब इन दोनों को आप कैसे पता करोगे कि ये क्राइम ब्रदर ने किया या सिस्टर ने किया, या दोनों ब्रदर्स हैं या दोनों सिस्टर हैं, तो एग्जैक्टली किसने किया? तो क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट तब शुरू होगा जब कम से कम 11 बेस पेयर का लॉन्ग ये बना हुआ है। आप एक रिपीट लेके आए, रिपीट कितनी बार आएगा वो वेरिएबल है, 4 बार, 6 बार, 10 बार, साइज अलग है, 11 से 60 है, बट मिनिमम 11 तो चाहिए ना। अगर मान लीजिए किसी में केवल एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस हो, तब क्या करोगे? सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस, जैसे आपने ये सीक्वेंस बनाया ATTTAA TTTTAT, ये सीक्वेंस है 1 2 4 6 8 10 11, ये 11 है। एक सीक्वेंस ये है, और ये भी पॉसिबिलिटी है अगर इसमें मैं एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस कर दूं, डिफरेंस क्या करूंगा, ATTTAA TTTTTA, तो डिफरेंस केवल किसका है, इसका। दिस इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस। अब क्या करोगे, क्योंकि इन दोनों का साइज में माइक्रो चेंज आएगा बहुत, भाई केवल एक एडेनिन और एक थाइमीन का ही तो फर्क है, तो इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसमें प्लस एडेनिन का होगा, इसका जो भी आएगा 10 प्लस एडेनिन और ये 10 प्लस थाइमीन, तो एक एडेनिन और थाइमीन के मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, और वो डिफरेंस इतना कम होगा कि जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो वो रीड आउट ही नहीं होगा, वो डिफरेंस आएगा ही नहीं। जो बैंड बनेंगे वो ओवरलैप कर जाएंगे, क्योंकि हम साइज के बेस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो ऐसे किसी केस के लिए फिर हमें और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए, ऐसी चाहिए जो जीरो एरर प्रोसीजर हो। जीरो एरर प्रोसीजर का मतलब है कि अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है तो भी हम डीएनए फिंगरप्रिंट को अलग अलग कर पाए। इसके लिए जो टेक्निक यूज होती है वो RAPD कहलाती है। तो बस अब मैं जो लिख रहा हूँ बस वो नाम याद रखना है आपको, इससे ज्यादा RAPD में आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में केवल RFLP ही है। यहाँ पे एक टेक्निक है, उस टेक्निक को नाम दिया गया है RAPD, रैपिड इन शॉर्ट बोला जाता है, RAP स्मॉल आई लिख दिया जाता है, D रैपिड्स बोल देते हैं, जल्दी हो जाएगा, 100% एक्यूरेसी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रैंडम, रैंडमली, एम्प्लीफाइड, एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस इलेक्ट्रोफोरेसिस में आता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उस डीएनए फ्रेगमेंट को पहले पीसीआर में ले जाके मल्टीप्लाई करोगे और फिर बाद में उसी को डाइल्यूशन फैक्टर से डिवाइड करके उसकी वैल्यूज निकालोगे, है ना। जैसे बहुत कम क्वांटिटी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले उसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब उसकी हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे और फिर जितनी आपने बढ़ाई है उतनी डिवाइड कर दीजिए तो एक्चुअल क्वांटिटी है वो आपको मिल जाएगी। तो इसे एम्पलीफाई करना पड़ता है, तो ये रैंडमली एम्पलीफाइड है। P स्टैंड फॉर पॉलीमॉर्फिक एंड D फॉर डीएनए, तो ये कहलाता है रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। क्लियर, इसको प्रोनाउंस करते हैं रैपिड। इसकी खास बात ये है कि ये कम टाइम लगाती है, दिस इज सिंपलर।
देन RFLP से आसान है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन माइक्रो सैटेलाइट। जैसे RFLP मिनी सैटेलाइट पे बेस है, ये माइक्रो सैटेलाइट पे बेस है। यहाँ पे जो रीड आउट है वो 1 to 6 बेस पेयर लॉन्ग रिपीट्स होंगी, उनको भी ये ठीक कर लेगा, उनको भी रीड कर लेगा। जैसे VNTR या RFLP 11 न्यूक्लियोटाइड कम से कम चाहिए तो VNTR यूजफुल है, वरना नहीं है। अब किसी में न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस मान लीजिए केवल एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस हो, तो VNTR RFLP से कुछ नहीं हासिल होगा। और फिर भी आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो आपको माइक्रो सैटेलाइट पे जाना होगा, बिकॉज माइक्रो सैटेलाइट की लिमिटेशन ये है कि अगर 1 से 6 न्यूक्लियोटाइड का भी डिफरेंस हुआ जो VNTR में नहीं आएगा, वो डेफिनेटली RAPD में आ जाएगा। तो ये 1 to 6 बेस पेयर लॉन्ग रिपीट्स को भी रीड कर सकती है, ये आपको याद रखना है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड, आप जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ोगे तो वहां पे एक वर्ड आएगा SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे DNA पॉलीमॉर्फिज्म तो आप पढ़ ही रहे हो, वो लॉन्ग था, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, तो SNP वर्ड यूज करते हैं। कहीं पे ये वर्ड आएगा आगे SNP, दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। SNP। DNA तो पॉलीमॉर्फिक दोनों जगह ही होगा, क्योंकि वो तो सैटेलाइट की प्रॉपर्टी थी, और सैटेलाइट माइक्रो में भी है और मिनी में भी है। इट मींस कि हम माइनी सैटेलाइट से VNTR RFLP कर रहे हैं जो एल्क जेफरी ने इन्वेंट किया। आज की डेट में हाई प्रोफाइल केस के लिए ये भी किया जा सकता है। मैंने सोचा था आज ये खत्म हो जाएगा, बट अभी तो इसका प्रिंसिपल हुआ है। प्रोसीजर पढ़ना है आपको, एप्लीकेशन सब जानते ही हैं, क्रिमिनल केस, फॉरेंसिक साइंस, रेप, मर्डर एंड ऑल, या पैटर्नली मैटरनली डिस्प्यूट्स हैं तो वो सब हो सकते हैं। फिलहाल आज के लिए सर बोलो। सर जो DNA फ्रैगमेंट है सर, वेरिएबल है लेंथ और नंबर में, तो वेट में भी वेरिएबल होगा ना सर? ऑब्वियस है, नंबर वेरिएबल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी चेंज हो जाएगा, इवन सीक्वेंस भी हो और सर जो जाएगा। हाँ बोलो। और सर जो माइक्रो सैटेलाइट है सर, ये बेटर होगा ना सर DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए, हाँ, उसके ये लिखा तो है। मिनी के कंपेयर में? हाँ, ये सिंपलर है, आसान है, बट अगर मैं कराऊंगा पेमेंट बेस पे तो कॉस्टली है, RFLP से महंगा है। बट ये 100% एक्यूरेसी है, क्योंकि अगर एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस भी नहीं है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि दोनों जीनोम 100% सेम हो गए। और अगर 100% सेम हो गए तो मैंने आपको बताया वो तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के हो सकते हैं, या ये मतलब होगा कि दोनों सैंपल एक ही इंडिविजुअल से लिए गए। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए यही सीक्वेंस है, मान लीजिए 11 का 11 ही है, चेंज भी नहीं है। इन दोनों में क्या करना है कि सिर्फ आगे पीछे कर दीजिए। मान लीजिए ये दो इंडिविजुअल हैं, एक में आ रहा है ATA और एक में आ जाए AAT, तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो एक ही आएगा ना, क्योंकि 2 एडेनिन और 1 थाइमीन है। सीक्वेंस अलग है लेकिन लेंथ 3-3 बेस पेयर की है, मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम आ जाएगा। रिपीट्स भी मान लीजिए दोनों में, ये भी 4 बार रिपीट हुआ, ये भी 4 बार रिपीट हुआ, तो दोनों मर्डर तो नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें इस रिपीट का सीक्वेंस भी पता करना पड़ेगा कि किसके बाद क्या आएगा, क्योंकि आप मॉलिक्यूलर वेट पे अलग नहीं कर पाओगे, बिकॉज दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये रिपीट्स 11 न्यूक्लियोटाइड की है और इसमें 6 एडेनिन और 6 थाइमीन और 5 एडेनिन आ रहे हैं, और ऐसे ये 6 थाइमीन 5 एडेनिन, और ऐसे दूसरा सस्पेक्ट है इसमें भी 6 थाइमीन है 5 एडेनिन है, तो आप तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो वो वेट के बेस पे करते हो, वजन के हिसाब से, साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से तो दोनों बराबर ही है ना, ये खाली क्या बदलेगा, सीक्वेंस कि किसके बाद क्या आएगा, और वो फिर आपको यहीं से पता चलेगा RAPD से। तो ऐसे किसी केस में जहां पे बहुत क्लोज सैंपल्स होते हैं वहां पे फिर हम RAPD यूज करते हैं। ये
ओके, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप एक बार इसको समझ लीजिएगा, फिर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास एज यूजुअल उसमें डिस्कशन करते हैं। सर एक बार ये वाला पेज थोड़ा नीचे करना और ठीक है।